सबसे पहले क्या माइंड में आ रहा है एवरेस्ट बेस कैंप को सोच के? सबसे पहले मुझे याद आ रही है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो जोन है वो हिमालय है। एंकल ट्विस्ट हुआ था लास्ट ईयर, मुझे बस वही डर था कि यार होगा नहीं होगा, लास्ट टाइम की तरह कंफर्ट होगा कि रात के 2 बजे भी जब आंखें खुलती थी और खिड़की के बाहर देखते थे तो ऐसा लगता था कि सच में स्वर्ग में ही है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। सुबह उठने के बाद पैर कौन रखेगा नीचे, बिकॉज वो इतना ठंडा है, तो पैर नहीं 5 मिनट तो बैठे ऐसे क्या करेंगे और क्यों आए हैं यहाँ पर। हवा में अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोकला एयरपोर्ट बंद हो चुका है कि भी तुम लोगों को बोला था 3 महीने एक्सरसाइज करो, ये करो, वो नहीं किया, एंड यू आर सेइंग कि भी मेरे भरोसे पे आए हो। जो चीज हमसे दूर हो गई है कुछ दिनों के लिए, उसकी दूरी ने उसकी अहमियत का एहसास बढ़ा दिया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई एबीसी में कि लाइफ इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग, कि जब दर्द होता है पेन का मतलब है कि अब तो आपकी परीक्षा शुरू हुई है कि अब कैसे आप इस पेन में से जा सकते हो। अगर आत्मा के कनेक्शन की बात की जाए तो नेचर तो हमें वो एक लव एनर्जी दे रहा था कॉन्स्टेंटली। दुनिया भर से जो लोग आते हैं एवरेस्ट बेस कैंप में, इन अ वे वो विपस्सना का एक्सपीरियंस होता है। वो वहाँ पर 11 दिन 10 दिन जो भी है वो अपने आप के करीब पहुँचने की जर्नी है। वेदर और नेचर के सामने इंसान कभी लड़ सकता नहीं है। ये अपने आप को जीतने की जर्नी है। Absolutely. It's not the mountain we conquer, But ourselves. एवरेस्ट बेस कैंप को दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स माना जाता है। वो हमने रिसेंटली 54 लोगों के ग्रुप के साथ एवरेस्ट बेस कैंप हमने रिसेंटली कंप्लीट किया और इतना अनबिलीवेबल वो एक्सपीरियंस रहा कि हमने सोचा कि वाई नॉट एक्चुअली शेयर दैट एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू थ्रू अ पॉडकास्ट। तो ये बहुत ही खास पॉडकास्ट है जहां हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लर्निंग्स, हमारे शेयरिंग्स कि वहाँ जो हमने अनुभव किया एवरेस्ट बेस कैंप और 17,000 से भी ज़्यादा फीट पर जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है, 9 दिन का लंबा सा ट्रैक, 123 किलोमीटर्स अगर हम टोटल गिने, और जो अनुभव हमने किया, बस मैं चाहती थी कि वो भले आप वहाँ तक अभी तक नहीं आ पाए हैं, लेट्स से उसके लर्निंग, उसके शेयरिंग्स, उसके जो भी एक्सप्लोरेशंस हुए वो आप तक पहुँचे, उसके लिए ये पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड है। और मुझे खुशी है कि ये पॉडकास्ट में मैं अकेली नहीं हूँ, हमारे साथ एक नहीं बट 3 गेस्ट है, बहुत ही खास गेस्ट, जिसमें सबसे पहले गेस्ट है स्नेह देसाई, हु इज अ लाइफ एंड बिजनेस कोच। पिछले 27 सालों में 2.7 मिलियन से भी ज्यादा लाइव्स ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, इंक्लूडिंग माइन। वो मेरे मेंटर और हस्बैंड भी है। दूसरे गेस्ट हमारे हैं अवनी भाडेशिया, जो अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम से लोगों को स्पिरिचुअलिटी एवरीडे लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करना वो सिखाते हैं, बीइंग अ स्पिरिचुअल कोच। नक्षत्र मेहुआ, हु इज अ रिलेशनशिप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग कोच, हमारे तीसरे गेस्ट हैं। उनकी खास स्टाइल है ह्यूमर को ऐड करके कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स सिखा देना। ही इज ऑल्सो माई ब्रदर। तो ये बहुत ही खास तीनों कोचेस के साथ और हम चारों लोग आपके साथ एक बहुत ही कैजुअल डिस्कशन के माध्यम से, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी कि एक रूटीन पॉडकास्ट है, ये बहुत ही खास कैजुअल पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। हमने ऐसे ही आपस में डिस्कशन किया कि हमारे खुद के लर्निंग क्या थे, और ये बहुत ही इनफॉर्मल सा पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन आप तक हमने रखने की कोशिश करी है। आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत 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 मज़ा आएगा। मेक श्योर करिएगा कि आप एंड तक ज़रूर देखें, इसे ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कर देना जो एडवेंचर लवर है या एडवेंचर लवर बने ऐसा आप चाहते हैं, अपनी लाइफ को और ज़्यादा फुलेस्ट तरीके से जिए वैसा अगर आप चाहते हैं, उन सभी लोगों के साथ ये शेयर करना ना भूलिएगा। इसे आप इवन एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी जरूर देख सकते हैं। वेलकम टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। So what's the agenda? अभी फिलहाल हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप जब कंप्लीट करके आए तो लेट्स शेयर सम एक्सपीरियंसेस, आपके पर्सनल स्टोरीज। मौका नहीं मिला था, सो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम। Sure. सो स्नेह, इफ यू कैन शेयर, लाइक सबसे पहले क्या माइंड में आ रहा है एवरेस्ट बेस कैंप को सोच के? सबसे पहले मुझे नेपाली थाली याद आ रही है बिकॉज आई बिलीव सुबह शाम 10 दिनों के लिए जब आप एक ही खाना खा रहे हैं तो वो खुद में एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस बन जाता है।
एंड फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ तो अपनी जगह पर है ही है, बट आई गेस बस एक ही टेस्ट और एक ही फूड को एंजॉय करना और परफॉर्म करना, दैट्स समथिंग बिग। 100%, आई कम्प्लीटली अग्री। और वो भी इतने सारे लोगों को सेम खाना खिलाना और वो भी एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा हुआ था एंड में तो कि अवनी मैम किचन में, कुछ फीमेल्स किचन में थे और कुछ नया ही बना रहे थे। आई थिंक हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस अवनी मैम? Awesome. क्योंकि ऐसे ही फीलिंग थी कि यार अब इतना रेगुलरली सेम टू सेम खा के अब एक होता है ना फीलिंग ऑफ बोर्ड, तो वो फीलिंग ऑफ बोरिंगनेस आ गया था। तो अल्टीमेटली एक था छोटा सा वो एक हैप्पीनेस वाला कि चलो एक छोटा सा टच दे देते हैं सबको। थकान तो सबको थी बट सबने इतना अच्छा टीम वर्क किया, इसीलिए सबको घर के खाने जैसा कुछ मिल गया लास्ट डे पर। सो इट्स काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन। बट आई एम श्योर आपने लीड लिया तो हुआ, मतलब जो हमने पराठे खाए, खिचड़ी खाई, वो तभी पॉसिबल हुआ था। 2 बार पराठे बने थे। रोटी की वैल्यू आज तक समझ में नहीं आई थी, क्योंकि नेपाली थाली में हमेशा राइस होता है। Right. सो कभी उतनी वैल्यू नहीं समझी थी कि रोटी की कितनी वैल्यू होती है। और जब पहली बार वो पराठा मिला तो वो कहता है ना, उसकी वैल्यू मैग्नीफाई हो गई। इतनी खुशी वाला वो, हाँ, इतनी खुशी मुझे कभी रही है। यस यस। बट जब बोर्डम की बात आई है, जब बात आई है कि थोड़ा सा भी चैलेंजिंग, जो भी हर रोज पेन या सफरिंग या थोड़ा हम जो कहते हैं कि स्ट्रगल, तो उसके बावजूद फिर नक्षत्र आप Why did you come to Everest Base Camp? So- भी दूसरी बार। Yeah, so this was my second time to Everest Base Camp। और मुझे याद है कि हम लोग आई थिंक देबूचे में थे और वहां पर कैलाश जी जो हमारे साथ आए थे, तो कैलाश जी कहते हैं मुझसे कि नक्षत्र मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ तो समझ सकता हूँ, लेकिन बोले तुमको पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? बोले तुम तो भी दूसरी बार आए हो। सो मैंने सर से भी शेयर किया था कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैं इतना सेल्फ कॉन्शियस कहूं या इतना मैं अपने आप में था, बिकॉज वो पहली बार का एक्सपीरियंस है, कुड नॉट एंजॉय द व्यूज ऑफ एवरेस्ट बेस कैंप। सेकेंड टाइम मेरा आने का यही पर्पस था कि मैं चेक करना चाहता था कि मैं अपने कंफर्ट जोन से कितना बाहर निकला हूं। बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि आपकी तरह मुझे एडवेंचर का बिल्कुल शौक नहीं है। सो आई एम नॉट समबडी हु लव्स एडवेंचर। मतलब मेरे लिए चिल करना इज माय एडवेंचर। सो लेकिन आपके साथ रहकर फिर माउंट आबू में ट्रैकिंग स्टार्ट किया, फिर एवरेस्ट में आना हुआ। सो मैंने कभी सोचा नहीं था, बट वही मुझे चेक करना था कि मैं कितना वो कंफर्ट से बाहर रह सकता हूं। और जो आप सिखाते हैं कि आपकी लाइफ वही होती है कि आप अनकंफर्ट के साथ कितना कंफर्टेबली जीते हैं। सो सेकंड टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि लास्ट टाइम जिसने मेरा मूड खराब किया था, क्या इस बार मेरा मूड खराब कर सकता है? So that was the challenge I took, and just because कि हम लोग साथ में थे, I cannot imagine कि हम लोग अकेले ये सब कर सकते हैं। I saw a lot of foreigners by the way जो अकेले थे, उसका भी एक different experience है, but I felt कि just because कि हम लोग साथ में थे ना, तो हमारे लिए काफी चीजें आसान हो गई। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बट पता है सामने अगर आपका चेहरा दिखता है कि यार ये लोग हैं तो संभाल लेंगे। So 100%। आप that तो was the best सेकेंड for टाइम me. की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम भी सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लोग थे जो स्नेह सर थे इसीलिए आए थे। अगर सर नहीं होते तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी सपने को देखने की। साकार करना तो बहुत दूर की बात है, बट सर थे इसीलिए लोग इमेजिन भी कर पाए कि चलो ऐसा गोल सेट करते हैं और जाते हैं उनके साथ और चलो ऐसा कुछ एडवेंचर एक्सपीरियंस करते हैं। 100%। मेरे लिए सबसे बड़ा फन फैक्ट या मोमेंट था जब जितने लोग आए हैं उसमें से 50% काठमांडू में होटल में एंट्री लेते हैं। मैं उनको वेलकम करता हूँ और मुझसे कहते हैं सर हम आपके ही भरोसे पर आए हैं। एंड आई एम लाइक, इसमें मैं खुश हो जाऊँ, इसे अपनी तारीफ समझूं या बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझूं कि भी तुम लोगों को बोला था 3 महीने एक्सरसाइज करो, ये करो, वो नहीं किया, एंड यू आर सेइंग कि भाई मेरे भरोसे पे आए हो। नहीं, बट आई थिंक ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि 54 लोगों को लेके जाना। वहां के लोग भी बता रहे थे कि आई थिंक वो हिस्टोरिक मोमेंट है कि इतना बड़ा ग्रुप इंडिया से जब आया है। भारत से बहुत कम कंट्रीज होते हैं जिसमें शायद ही कोई ऐसा ग्रुप इतना बड़ा होगा, और वो भी ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री से कुछ ऐसे ग्रुप आए हैं। बट आई फील वो जो पूरा अचीव हो पाया वो खुद की मेहनत या जो भी विल पावर है वो तो है ही है, बट आई थिंक जो आपने बताया कि सबका साथ था, सभी एक दूसरे को पुश कर रहे थे, तो एक भी थोड़ा सा भी नीचे गिर रहा था तो दूसरे 2-3 लोग उठाने के लिए आ जाते थे। एंड आई थिंक आपने एक जो लाइन बोली थी ना वो मुझे अभी आई थिंक लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी, आई थिंक सबको याद रहेगी, एंड दैट इज कि इट्स नॉट अबाउट द गोल, इट्स नॉट ऑल्सो अबाउट द जर्नी, इट्स अबाउट द पीपल अराउंड यू।
तो वो जो आपने वहां पर ब्रीफिंग जो एंड में होता था, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी देयर, हमेशा मेरे साथ वो रहने वाला है। एंड मुझे लगता है कि ये लाइफ के हर मोड़ पर हमें याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं ना, कभी हमारा गोल था, वी हैव अचीव्ड इट, अब उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। सिंपल एग्जांपल कुड बी कि भाई कभी ये फ़ोन खरीदना था, गोल था, आपने खरीद लिया, उसका हैप्पीनेस कितने दिनों रहा, लॉ ऑफ फेमिलियरिटी किक इन हो गया, एंड मे बी हफ्ते के बाद, थोड़ा महीने के बाद और भी उसका एक्साइटमेंट, और मे बी 6 महीने के बाद तो आप अपने रूम में आकर इस फ़ोन को बेड पर फेंकने वाले हैं, वो एक्साइटमेंट और भी ख़त्म हो गया। मे बी आपका दूसरा तीसरा आईफोन होगा तो वो तो और भी एक्साइटमेंट आपका डेड हो चुका है। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी गोल जो है जिसके बारे में आज आप सोच रहे कि मुझे 1 साल के बाद ये अचीव करना है, 100 करोड़ का बिजनेस बना लेना है, या फिर मुझे ये गाड़ी खरीद लेनी है, या मुझे इस इंसान से प्यार है, मैं उससे शादी कर लूँ, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो अचीव हो जाएगा उसके बाद लॉ ऑफ फेमिलियरिटी किक इन करेगा, धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट, उसके प्रति का आकर्षण खत्म हो जाएगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि गोल से बढ़ कर के उसका जर्नी, अगर आप उस जर्नी को एंजॉय करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर लाइफ और क्वालिटी ऑफ इमोशंस आपको देगा। एंड उससे भी बढ़कर अब है कि जर्नी में आपके साथ कौन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कभी कभी कोई मूवी को दूसरी तीसरी बार भी देखना पसंद करता हूँ, अगर मेरे वो दोस्त या परिवार वालों ने नहीं देखा जिनको मैं दिखाना चाहता हूँ, जिनके साथ बैठकर मैं वो एंजॉय करना चाहता हूँ। वो महंगी गाड़ी में ट्रैवल करने का मज़ा उन लोगों के साथ है जिन्हें आप पसंद करते हैं, जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपका फैमिली है। एंड इसलिए मैं लोगों को, जैसे एवरेस्ट बेस कैंप जब पिछले साल गया तो वी वर जस्ट लाइक 8 पीपल, और इस बार हमारी टीम में से, ऑफिस में से 11 लोग थे एंड टोटल 54। तो इन लोगों को लेकर जाने का वही उद्देश्य था कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। तो इट्स अबाउट द पीपल, और इन लोगों के साथ जो मुझे मज़ा आया ऑनेस्टली, पिछली बार अब नहीं, आई रिमेंबर हम लोग सिर्फ जब 8 लोग थे तो शायद जगह को तो हमने एंजॉय किया, बट इस बार मैंने जितना ज़्यादा एंजॉय किया बीइंग अराउंड ऑल ऑफ दिस पीपल, उनको सुनते हुए, उनके साथ रहते हुए, उनके एक्सप्रेशंस देखते हुए। सुबह उठकर सबके मैं चेहरे देख रहा हूँ, या वो ट्रैक ख़त्म करके आए हैं और तब उनके चेहरे के ऊपर जो कभी थकान भी है और कभी खुशी भी है कि बस पहुँच गए। प्रोबेबली दैट वाज बिगर। जब मैं लास्ट टाइम एवरेस्ट बेस कैंप, जो एक एक्चुअली बस पत्थर है जहाँ पर लिखा हुआ है एवरेस्ट बेस कैंप, उस पर बात नहीं करेंगे तो वहाँ जब मैं पहुँचा था तो बस क्योंकि हम 7 लोग थे मेरे अलावा, तो सबकी एनर्जी मेरी एनर्जी बन जाती है, तो वी वेर हैप्पी बट वी वेर ओके। एंड इस बार ये था कि लोग उधर चढ़ के ऊपर, अरे सर मेरा फोटो खींचे, सर मेरा वीडियो, अरे सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एंड ग्रुप्स के जो पिक्चर्स हो रहे थे, तो दैट वाज मोर एंजॉयबल। एक्चुअली उन लोगों को देखने में बड़ी खुशी थी कि चलो हम निमित्त बन पाए कि जहाँ पर ये लोग यहाँ पर आए हैं। आई एम श्योर कि 54 में से 10-15 ऐसे लोग थे जो अपने दम पर पहुँच ही जाते वहाँ पर, या लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर लेते, बट आई एम श्योर कि दूसरे 40 तो ऐसे ही थे कि अगर हमने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज ना किया होता तो शायद उन्होंने लाइफ में ये कभी ना किया होता। इट वॉज द पावर ऑफ दैट ग्रुप, द पीपल, एंड मे बी ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस, कि जब ये पॉसिबल हो पाया। और बेस्ट पार्ट यही था कि मैंने जब कहा कि सम पीपल वर क्राइंग, तो वो क्राइंग वाज आउट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, और वो जो एक फेथ होता है ना कि यार मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगा, बट उनको एक विश्वास आ गया कि यार मैंने सोचा कि इतना मुश्किल मैं कैसे कर पाऊंगा, बट अगर मैं कर पाई या कर पाया, इसका मतलब है कि वापस जाके अपने घर में सासू माँ के साथ जो झगड़ा हो रहा है या जो नहीं अनबन हो रही है उसे कैसे टैकल करना, क्योंकि पहाड़ के साथ वो झगड़ कर आए हैं, या कोई बिजनेस में कहीं अटका हुआ है उसमें कहीं चैलेंजेस है, तो कितने सारे ऐसे शेयरिंग हुए। तो हमें ऐसा लगा कि यार एडवेंचर, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि कोई इंसान को अच्छा लगता है उसे करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है आपको, अगर मैं पूछूं एडवेंचर, क्योंकि आप ऐसे इंसान है जिनको एडवेंचर बहुत पसंद है बहुत पसंद है। सो आपका वो क्या पॉइंट था कि जब आपको, क्योंकि आपने स्काई डाइविंग भी ऐसे ही बाय फोर्स इन अ वे किया, या बंजी जंपिंग किया, और फिर एवरेस्ट बेस किया, वो भी 2 बार, तो व्हाट वाज दैट मोमेंट कि जब आपको लगा कि दिस इज वर्थ इट, अच्छा हुआ किया? जब मैं फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम फॉर द ईबीसी, तो मुझे याद है कि फर्स्ट डे पर ही मुझे राइट नी में पेन था, बिकॉज हम लोग फुटबॉल अगले दिन खेल रहे थे उसके पहले, ईबीसी में पहले,
तो राइट लेग में पेन था नी में, तो मैंने लेफ्ट पैर पे वजन देना शुरू किया। तो जस्ट बिकॉज वहां पर ठंड थी तो मेरा लेफ्ट में पुराना वाला जो फुटबॉल का पेन था वो बाहर आ गया। तो अब मेरा एक पैर नहीं, दोनों पैर नी पेन है। सो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि अगर सर ना होते या अगर आप लोग ना होते तो मुझे पता है कि मैं गिव अप कर देता, कि जनरली लोग गिव अप कर देते कि पेन आया तो लेट्स गिव अप। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई एबीसी में कि लाइफ इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग, कि जब दर्द होता है हम ये सोचते हैं कि दर्द कि सर मुझे नहीं आना है, बिकॉज हमने भी बहुत सारे लोगों को बुलाया, सर मुझे ये पेन है, सर मुझे लोअर बैक पेन है, सर मुझे ये है। मुझे ये लगा कि लाइफ इज गोइंग थ्रू पेन, कि भले ही पेन आ रहा है, मेडिसिन लेनी पड़े, चलो, कुछ नहीं है थोड़ा आइसिंग कर लो, लेकिन चलो, किसी को बैग अपनी दे दो, बट चलो। सो लाइफ इज अबाउट, एबीसी में से मुझे लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला कि पेन का मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओ, पेन का मतलब है कि अब तो आपकी परीक्षा शुरू हुई है कि अब कैसे आप इस पेन में से जा सकते हो। एंड मैजिकली व्हाट हैपन कि दूसरे दिन के ऊपर वो पेन चला गया। शायद वो पेन को लेकर बैठे रहता और ये सोचते रहता कि ये तो पेन है, तो जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं वही ग्रो करता है। तो शायद पेन ने मुझे ओवरकम कर लिया होता, बट आई वाज लकी इनफ कि आई वेंट थ्रू पेन, आप लोगों का सपोर्ट और उसकी वजह से। सो पेन इज इंपॉर्टेंट, दर्द बहुत जरूरी है। मुझे कृष्ण कथा का वो एक डायलॉग याद आ गया कि दौड़ो दौड़ नहीं सकते तो चलो चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़ो, मगर आगे बढ़ना जरूर, बढ़ते रहना है। जी एब्सोल्युटली। और ये कहानी आई थिंक बहुत सारे लोगों की थी कि कुछ लोग जो दर्द लेकर आए थे, पता नहीं वो शायद बाकी सारे इतने दर्द हो गए कि वो दर्द भूल गए, बट एक्चुअली ऑनेस्टली ऐसा था कि सभी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग कि जिनको कुछ ना कुछ दर्द था, बट जब वापस आए और रूटीन लाइफ में तो बोले पता नहीं दर्द गायब हो गया। मैं मेरी ही बात करूं, एंकल ट्विस्ट हुआ था लास्ट ईयर, तो वो ट्विस्ट के बाद है ना वापस से वो जो स्ट्रेंथ आना चाहिए नी एंकल में वो नहीं आ पा रहा था, और एंकल की वजह से नी में भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। तो वो जब एवरेस्ट बेस कैंप, मुझे बस वही डर था कि यार होगा नहीं होगा, लास्ट टाइम की तरह कंफर्ट होगा कि नहीं, बट वो हुआ। और जब मैं वापस आई, मैं स्नेह और दिनेश सर जो मेरे कोच है, फिटनेस कोच, उनको भी बताया कि दिनेश सर मैं वापस जब से आई हूं ना तब से जो एंकल स्ट्रेंथ हो चुकी है, आई थिंक वो क्योंकि आप पहाड़ के ऊपर अलग अलग अनस्टेबल सरफेस के ऊपर भी चल रहे हैं तो उसकी वजह से, प्लस नेचर, आप तो नेचर की ही बातें बहुत ज्यादा करते हैं, सो आई एम श्योर you relate completely with this. I completely relate with this. मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाला था कि आप अपने पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी बार नेचर के बीच लेके जाते हैं, वहाँ मेडिटेशंस कराते हैं, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस कराते हैं। आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके भी कुछ पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर थे, आप भी थे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? अमेजिंग। नेचर के साथ जब रहते हैं तो एक होता है ना कि बियॉन्ड वर्ड एक्सपीरियंस हो जाता है वो, जिसमें शब्द आप नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे आप जो फील कर रहे हो उसके। और अगर प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ की बात करूँ ना, नेचर ने इतना अंदर से हील कर दिया कि अब तो एबीसी के बाद आकर किसी के ऑफिस में जा रहे हैं मिलने के लिए और जस्ट ऐसे ही पूछते हैं कि कौन से फ्लोर पे, वो कहते हैं 10th फ्लोर पे, तो बस ऐसे ही चढ़ जाते हैं। बोले अब लिफ्ट की क्या जरूरत है, अब तो वो एकदम रूटीन हो चुका है। जैसे मैं 11th फ्लोर पे रहती हूँ तो मुझे याद नहीं है कि मैंने लिफ्ट यूज की होगी आफ्टर द ईबीसी, तो अब वो रूटीन आ चुका है। तो नेचर हमें इतना अंदर से स्ट्रेंथन कर देता है ना, उसका एहसास वैसे तो है, बट इतने ज्यादा हिमालय के पहाड़ों के नेचर की जो खूबसूरती है, वो वादियां और वो जो वाइब्रेशंस थे, उसने हमारे अंदर के वो फियर की, स्ट्रेंथ की सारी जो फ्रीक्वेंसी थी ना, जिसमें जितना भी वियर एंड टीयर जो भी बैलेंसिंग था वो सब कुछ करके दे दिया है। और इतना नेचुरली करके दे दिया है कि रात के 2 बजे भी जब आंखें खुलती थी और खिड़की के बाहर देखते थे तो ऐसा लगता था कि सच में स्वर्ग में ही है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको देखा भी था कि आप मेडिटेशन कर रहे थे, आप डांस कर रहे थे, सो यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ। मेरे कुछ पार्टिसिपेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि हम इतना स्ट्रगल में हैं और आप तो ऐसे घूम रहे जैसे गार्डन में घूमना है। तो मैं उनको यही कह रही थी कि बस ये मेरा प्यार है नेचर के प्रति, बिकॉज मुझे वो फील हो रहा है कि नेचर के हम बच्चे हैं, तो हमें कुछ स्ट्रगल वगैरह वो तो ठीक है, वो सब मन के और शरीर के खेल है, बट अगर आत्मा के कनेक्शन की बात की जाए तो नेचर तो हमें वो एक लव एनर्जी दे रहा था कॉन्स्टेंटली, जिसके द्वारा सबका साथ और नेचर का साथ इतना खूबसूरत था कि वो जर्नी तो लाइफ टाइम याद रहेगी, लाइफ टाइम। उसके ऊपर तो अब तक कुछ है ही नहीं जिंदगी में, ऐसा लग रहा है। एंड वो एक साइंटिफिक फैक्ट भी है, बिकॉज आप जानते ही है कि, और आप सिखाते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो जोन है वो हिमालय है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में संत महात्माओं ने अगर कोई भी साधना करी है तो वो हिमालय में करी है। और अगर हिमालय के हम इतने करीब है, हिमालय में है, और मुझे नहीं लगता कि शायद इससे बेहतर एक्सपीरियंस कहीं पर भी किसी को मिल सकता है। एंड जब आपने ब्यूटी की बात करी, आई रिमेंबर जब हम लोग वापसी में हेलीकॉप्टर में वापस आ रहे थे, प्रोबेबली जाते समय तो ठीक है, हम ज़मीन पे चलते हुए आसपास पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर भी चढ़ रहे हैं, बट तब का व्यू अलग था। और जब एक एरियल व्यू से हमने उसे देखा, एंड तब रियलाइज़ हुआ कि यार इतना सब हम चल के इतने पहाड़ों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, विच मे बी टुक जस्ट 10-15 मिनट्स इन दी हेलीकॉप्टर, बट इट टुक लाइक 9 days वॉकिंग। वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी है वो मेरी, हेलीकॉप्टर में से देखना कि ओ माय गॉड ये करके आए हैं हम, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत। और ये कितना खूबसूरत पॉइंट ऑफ व्यू है, मेटाफोर है कि जब आप उस जर्नी में होते हो नीचे के लेवल के ऊपर, तब आपको वो बहुत मुश्किल लगता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, मेसी है, है। बट जब आप ऊपर से देखते हो, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वाइब्रेशन, हायर एनर्जी, ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हो, तो आपको लगता है ये तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, कम समय में हो सकता है। जितना आप सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, एंग्जाइटी हो रही है, उतना होना ही नहीं चाहिए। एंड आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव चेंज। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या जरूरत है, घर में ही बैठे टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, मजे करो, लाइफ एक ही है, पिज्जा बर्गर खाओ, ऑफ कोर्स हम भी खाते हैं, इतनी तकलीफ क्यों लेना, इतनी तकलीफ क्यों लेना? दूसरी बार वो भी नहीं, बट यू नो पिज्ज़ा और बर्गर का मज़ा भी उस 9-10 दिन के ट्रैक के बाद जितना आया। यस यस यस, जो वो कौन सा लुकला वापस पहुंच के, वो जो एवरेस्ट व्यू होटल में जाके पिज्जा खाने का मजा है। यस, जो इस बार हम नहीं खा पाए। इवन इन द ब्रेकफास्ट इन्होंने ऑर्डर किया था पिज्जा। मैंने लाइफ में पहली बार ब्रेकफास्ट पे पिज्जा खाया। नो, बट उस पॉइंट पे आई वुड लव टू कम, बिकॉज सी मैं ऐसा मानता हूँ कि 2 स्पेक्ट्रम है, डे है तो नाइट है। सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जिस मैंने एक्सपीरियंस किया था कि जब हम एकदम ऐसी लाइफ जीते हैं जहां पर इंटरनेट नहीं है, खाना उतना नहीं है, और वो जब एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद जब जो आपने बताया कि तब फिर उसके बाद आइसक्रीम खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, सो हाउ दैट एक्सपीरियंस हैज हेल्प्ड यू एंड हाउ दैट हैज शेप्ड योर मेंटालिटी? एक ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है नेचुरली। जो चीज हमसे दूर हो गई है कुछ दिनों के लिए, उसकी दूरी ने उसकी अहमियत का एहसास बढ़ा दिया। मुझे तो पर्टिकुलरली एक फीलिंग आई थी, चाहे वो खाने की चीजें हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, व्हाटएवर इट इज, बट एक एहसास बढ़ जाता है, ग्रेटफुलनेस बढ़ जाती है कि हमारे पास पहले वही साफ टॉयलेट था घर में, बट हमने कभी उसकी एक्चुअली कोई कदर ही नहीं की है। बिकॉज जो एबीसी जाता है उसे पता चलेगा कि अभी मैं क्या बोल रही हूँ। साफ टॉयलेट की जो एक अहमियत होती है ना, वो तो वहीं पे जाने के बाद ही। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट जैसे कि हम सब ने मिलकर किचन में खाना बनाया, वो किचन भी इतना मैसी था बिकॉज इतने सारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, बट फिर भी वहाँ पर खुद के हाथों से जब हम वो कुछ खाना बना रहे हैं, तो वो एक घर के किचन की अहमियत बढ़ गई कि यार आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल कि जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है वो कितना अच्छा है। वो छोटी छोटी चीजों की, इवन वेट टिश्यू की भी जो अहमियत है yes. जो यहाँ पर हम ऐसे यूज कर लेते हैं, लेकिन वहां पर उसकी जो वैल्यू बड़ी है। और वेट टिश्यू के इतने उपयोग भी हो सकते हैं। मल्टीपर्पज। बहुत कुछ सिखाया है इस ट्रिप ने, हमें बहुत कुछ सिखाया है। लोग कहते हैं ना कि अभी कलयुग चल रहा है, तो युग का नाम देना सही है, बट युग के साथ एक डेफिनेशन कि भाई कलयुग में ये बुरा है वो बुरा है अपनी जगह पर। बट कहीं ना कहीं इस ट्रिप से हमें ये भी एहसास होता है कि कुछ बरसों पहले जब एक पानी का मटका भी भरने के लिए पैदल जाना पड़ता था, किलोमीटर चलना पड़ता था, कुएं से वो निकालने का मेहनत, उठा के लाने का मेहनत, और आज जितनी आसानी से हमारे घर में पानी मिल जाता है हमें, या फिर ये जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जब पेंडेमिक भी आया तो इंटरनेट ने लोगों को कहीं कनेक्टेड रखा। तो आज जो सुविधाएं हमारे पास है, उतनी सुविधाएं पहले कभी नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस रूप से सतयुग आ जाए
आई एम नॉट गिविंग अ डेफिनेशन टू दैट, इज जस्ट अ न्यू पर्सपेक्टिव जो मैं देना चाह रहा हूँ. मैं जानता हूँ कि कलयुग है, मैं जानता हूँ कि दुनिया में कहीं कुछ वॉर्स है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल. बट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो सुविधाएं आज हैं, अगर आप उससे मिसयूज करोगे तभी जाकर के एक्चुअली हम कलयुग क्रिएट कर रहे हैं हमारे कर्मों के द्वारा. बट अदरवाइज उसी फैसिलिटीज़ को, जैसे आपने कहा, ग्रेटफुल हो जाए और यूटिलाइज करे लोगों के भले के लिए, तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है. क्योंकि हम जब वहाँ गए तो हमने रियलाइज़ किया कि लुकला एक ऐसा लोकेशन है जहाँ तक कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जाता ही नहीं है, कोई रोड ही नहीं है. अब आप एक फ्लाइट से या हेलीकॉप्टर से लुकला पहुँचते हैं, उसके बाद 128 किलोमीटर का सर्किट है एवरेस्ट बेस कैंप जाना और वापस आना. और हैरानी वाली बात यह है कि लुकला में जो लोग बसे हैं और उसके आगे जितने गांव हैं जहाँ भी वो लोग बसे हैं, लुकला के बाद फागदिंग, नामचे, उसके बाद देबूचे, दिंगबुचे, लबूचे, गोरखशेप एंड ईबीसी. अगर नेपाल से भी कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं लिटरली उनको सल्यूट करना चाहूँगा. वो लाइफ जो जी रहे, आज हम इंडिया के कोई गांव में कहते हैं पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट एटलीस्ट आपके पास एक्सेस है वहाँ तक पहुँचने का. यहाँ तो एक्सेस भी नहीं है ना. तो उसके बाद जो लोग बसे हैं इतने गांव में, वो सिर्फ और सिर्फ सामान धो करके खुद उठा करके वहाँ तक पहुँचे हैं. तो अगर हम एक बेसिन या सिंक मिला, उसको तो असेंबल तो नहीं किया जा सकता. किसी आदमी ने उठाकर उस सिंक को वहाँ पर पहुँचाया है, और कितने किलोमीटरों तक. तो ये सारी सुविधा जो हमने वहाँ पर देखी, जितने टी हाउसेज हमने देखे, जो खाने पीने की वस्तुएं हमें वहाँ मिल रही है, ठीक है, मे बी हम वो नेपाली थाली के राइस को एंजॉय उतना ना करे हो और 4 दिन के बाद बोर होके रोटी याद आ जाए, बट एटलीस्ट वो खाना हमें मिल रहा था. दैट वॉज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ. एंड आई बिलीव कि दिस इज़ अ बिग शाउट आउट टू द नेपाल गवर्नमेंट एंड आई वुड से हिलेरी एंड तेनसिंग, जिन्होंने एक्चुअली कभी ये सोचा भी था कि एवरेस्ट जाना है समिट के लिए, उसमें से एवरेस्ट बेस कैंप का कॉन्सेप्ट आया, और उस वजह से लुकला में ये एयरपोर्ट कभी बन भी पाया. सो ट्रू. आई थिंक यहाँ पर जो वेट उठा कर यहाँ पट्टा है और पीछे 70 किलो 80 किलो 100 किलो से भी ज्यादा का वजन उठाकर एक 60 की उम्र का इंसान अगर वहां पर चल रहा है, और हम साथ में सिर्फ 5 किलो का बैग लेके भी नहीं चल पा रहे थे. और वो जो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था कि यार 60 की उम्र का इंसान 100 किलो लेके चल रहा है, हम 5 किलो भी अगर नहीं लेके और बॉडी वेट के साथ नहीं चल सकते हैं. There's so much to learn. और यहाँ पर हम अपने ड्राइवर को कहते हैं कि थोड़ा दरवाजे तक उतार दें, या अपनी बैग उठाने के लिए भी आदमी रखते हैं, या अपने मेन हॉल में से किचन में पानी लेने हम नहीं जाते. कभी कभी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए और फर्स्ट फ्लोर पे कुछ मेरे रूम में कुछ रह गया, मैं भूल जाऊँ ना, तो होता है अरे यार मैं भूल गया, उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा. कभी कभी ये जो एहसास हमारे अंदर एक नेचुरल फॉर्म में आ जाते हैं. वहाँ ये देखने के बाद रियलाइज होता है कि नहीं, वी शुड बी सो मच ग्रेटफुल. और ये देखने के बाद बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे जिनको वो रियलाइज हुआ, फिर उन्होंने खाना वेस्ट करना बंद कर दिया. उन्होंने सामने से बोला कि आप मुझे जो सर्व कर रहे हैं उसको पहले ही आधा पोर्शन कर दो. सो वो एक बहुत अच्छी चीज थी. जो रियलाइजेशन की मोमेंट्स थी ना, वो छोटी छोटी, कि यार ये चावल चाहे मैं पूरे नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन कोई है जो उसका वजन ढोके इधर पहुंचा रहा है, तो वो बहुत अमेजिंग फीलिंग है. बहुत सारे लोगों ने ना प्रे करना शुरू कर दिया था खाना शुरू करने से पहले, बिकॉज वो इतनी मेहनत के बाद जब खाना मिलता था तो उसकी जो वैल्यू थी, इवन शावर की वैल्यू. Oh my God. You can understand. आप भी बताइए अपना एक्सपीरियंस. So पहली बार जब ईबीसी गए थे, मुझे याद है, उसके बाद भी हमारा दुबई में इवेंट से तो हम बाद में दुबई में गए थे. इस बार भी वैसा हुआ था कि हम लोग ईबीसी थे, उसके बाद हमारा दुबई का ट्रिप प्लान हुआ था. फॉर मी, जैसे आप जानते हैं कि मैं कंफर्टेबल जिंदगी पसंद करता हूँ, कि यार शावर भी है, हॉट वाटर भी परफेक्ट आना चाहिए. मैं जब कोई रूम में चेक इन करता हूँ, उसके बाद पहली चीज बेड बाद में देखता हूँ, पहले वॉशरूम देखता हूँ कि वॉशरूम कैसा है. फॉर मी, आई लव वॉशरूम, एज यू गाइस नो. सो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट वेरी वेरी क्लोज टू मी. तो मेरे लिए जब मैंने पहली बार सर से सुना कि यार वहां पर तो वो वॉशरूम भी नहीं होगे, कहीं पर जेट भी नहीं होगा, टिश्यू पेपर फॉर इंडियंस टिश्यू पेपर यूज करना इज लाइक कैसे होगा. बट वो एक्सपीरियंस, वो कंफर्ट से बाहर निकलना, और फिर जब वो शावर मिलता है आपको,
कि यार ये नहाने की वैल्यू की हम कभी भी ये नहीं सोच रहे थे। हम कंप्लेन करते हैं कि यार ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट जब वो शावर लेते हैं आप इतने सारे दिनों के बाद, दैट एक्सपीरियंस वाज समथिंग एल्स। सो बुद्धा कहता है ना कि लाइफ इज ऑल सफरिंग, बट वो सफरिंग का जब मीनिंग होता है कि वो सफरिंग आप क्यों कर रहे हैं, तब वो आपको एक्चुअली पता चलता है कि नहीं यार, ये इसके पीछे भी वजह है। एंड आई एम हैप्पी कि अब जितनी बार मैं दुबई या कहीं बाहर जाता हूँ तो आई एम, वो कहते हैं ना कि ट्रैवल के साथ, हर एक ट्रैवल के साथ एक पार्ट आपके साथ रह जाता है। सो मेरे साथ अंदर वो है कि यार एवरेस्ट में ये सब नहीं मिला था, सो आई एम एबल टू एंजॉय मोर एंड बी ग्रेटफुल मोर कि यार ये चीज केक मिला है, तो उसको पता चलता है कि नहीं, इसको 100% एंजॉय करना है। लास्ट टाइम तो -18 -20 डिग्री तक जब गया था, तो लास्ट टाइम और ज्यादा मुश्किल था, और हमने शावर बिल्कुल 7-8 दिनों तक नहीं लिया था, एटलीस्ट 7-8 दिनों तक नहीं लिया था। और उस वक्त ऐसा था कि इस बार मुझे तो लास्ट में पता चला कि इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है, -2 -3 तक जाएगा। तो हमारे लास्ट 2 to 3 डेज ऐसे थे जिसमें हमने शावर नहीं लिया था। और कंपेयर टू लास्ट टाइम, दिस टाइम बहुत ही ईजी इसीलिए लगा। तो मुझे एक और रियलाइजेशन हुआ कि रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, उससे भी आपकी खुशी का लेवल बहुत डिपेंड करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे थे कि जो 3 दिन नहाने को नहीं मिला, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे, और हम लोग ये सोच रहे थे यार लास्ट टाइम तो 7-8 दिन नहीं मिला था। तो हमारी खुशी का लेवल और ज्यादा था। और बर्फ जब हो जाता है ना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पाइपलाइन जो है जिसमें पानी जा रहा है वो भी फ्रीज हो चुका है, तो ना तो फ्लश हो रहा है ना तो पानी आ रहा है आपको, मतलब बकेट है उसके अंदर पानी डाला है वो भी फ्रोजन है। तो ब्रश करने के लिए हम लोग वो पंच करके वो पानी को, बर्फ को पानी करते थे, और सुबह में याद है कि एवरी मॉर्निंग हम एक दूसरे के हाथ को लेकर ऐसे मसलते थे जिससे और सुबह उठने के बाद पैर कौन रखेगा नीचे, बिकॉज वो इतना ठंडा है, तो पैर नहीं, 5 मिनट तो बैठे ऐसे क्या करेंगे और क्यों आए हैं यहाँ पर। That was the thought. जाने से पहले आपने इतनी सारी कहानियां बताई थी लास्ट टाइम के सफरिंग की, के मैडम ने जो कहा ना अभी के रेफरेंस पॉइंट, तो मेरे दिमाग में वो रेफरेंस पॉइंट पहले से ही वो हाई था कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पूरा लंबा लिस्ट था। लेकिन जब वहां गए तो वो सारी चीजें बहुत कम मुश्किल लगी, बिकॉज आपने जो एक्सपीरियंस कर लिया था लास्ट टू लास्ट ट्रिप में, उसके सामने तो ये वाली ट्रिप बहुत ही आसान थी। yes. और सर का एक टेक्निक है सर, आप जो यूज करते हैं ना, कि सर सबसे पहले सबको डरा देते हैं, बोले ये वहाँ ये भी नहीं मिलेगा, बोले ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं होगा, सोच लो। व्हाट इज योर टेक्निक बिहाइंड दैट? नहीं, मैं डराता नहीं आप तो डराते हैं। नहीं, एक्चुअली कहते हैं ना कि इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो बाद में जो मिलेगा अच्छा ही लगेगा। सो लेट्स से मैं किसी को, एक बिजनेसमैन को कोच कर रहा हूँ कि भाई अगर वो मेरे पास आया है कि सर मुझे आईपीओ लॉन्च करना है, 100 करोड़ का बिजनेस क्रिएट करना है, तो पहले मैं ना उसे प्रिपेयर कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होंगे, इतने हद तक कि ना सिर्फ बिजनेस चैलेंजेस या टीम के चैलेंजेस, बट मार्केट के भी और उसके खुद के परिवार के भी, घर वाले भी क्या बोलेंगे। इफ दैट पर्सन इज रेडी टू पे द प्राइस कि ओके सर वॉट एवर हैपन्स डजंट मैटर, मैं मैनेज कर लूंगा, बट मुझे ये गोल अचीव करना है, तो मुझे भरोसा है कि उसके बाद जो होगा ना उससे अच्छा ही होगा। बट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो आई एम श्योर कि आप कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ अच्छा करने का इरादा लिया था और उसमें जब तकलीफें आती है, सिंपल एग्जाम्पल कुड बी, कोई 6 पैक एब्स बनाना चाहता है और मैं से कह दूं देख भाई स्पाज्म कमर में आएगा, बैक के इश्यूज आएंगे, फिजियो के पास जाएगा, वो कहेंगे एक्सरसाइज छोड़ दे, घर वाले कहेंगे इतना प्रोटीन क्यों पी रहा है, ये सब कुछ होने। नाउ इफ दैट पर्सन इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो उतना बुरा होने कभी नहीं वाला था, बट प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर रेडी फॉर द वर्स्ट, आई एम श्योर कि कोई भी गोल बाद में आसान है। 100%। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग। आपने भी, मुझे याद है कि ईबीसी के पहले सबको वीडियोस भेजकर बोला था कि वर्कआउट करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग होपफुल कि हो जाएगा। आई थिंक आई हैव सीन सर कि वो मेहनत, जितनी मेहनत, जैसे कहते हैं ना इंडस्ट्री में शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में, उनके जितनी मेहनत कोई नहीं कर रहा है। सिमिलरली मैं स्नेह सर के लिए बोलता हूँ कि जितनी मेहनत वो करता है, आई थिंक मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ईबीसी के लिए वहां पर आई थिंक आपने बोला था कि वो जो आपने मेहनत की है 3 महीने, वो यहाँ पर दिख रही है। आई रिमेंबर जो आपने मुझसे सवाल किया था, तो शिवांगी को जो मैं पहली बार मिला, एंड दैट मीटिंग वाज पॉसिबली अ काइंड ऑफ कि भाई क्या हम एक दूसरे की लाइफ के लिए सही होंगे या नहीं, उस टाइप की जो हमारी पहली मीटिंग थी शादी से पहले की। तो
तो उसमें भी मैंने अपनी ज़िंदगी के पास्ट के सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और जो मेरी खामियां थे वो सारी मैंने उनको बताई थी. दैट कुड बी इवन कि भाई आई एम नॉट वेरी सोशल, मैं शायद शाम को घर आके आपको वक्त ना दे सकूँ, आपके साथ बात ना करूँ, क्योंकि मैं 12 घंटे स्टेज से नीचे उतर के आऊँगा तो शायद मुझे बात करने का मन भी ना करे. नाउ इफ शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यू नो, मैंने उनको यहाँ तक कहा कि जब आप लोगों से मिलेंगे तो मेरी टीम वाले भी आपसे कहेंगे अरे मैडम आप तो नए नए हैं, हम तो सर के साथ 10 सालों से हैं. ये भी सुनना पड़ेगा. और ये भी होगा कि जब बाहर वाले लोग आकर के आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे कान भरेंगे, ये सब कुछ अगर आप फेस करने के लिए तैयार हैं, आप अगर मेरे साथ कंपेयर होने के लिए तैयार है, कि जब लोग आपको शुरुआत में ये भी कहेंगे इनकेस अगर आप स्टेज पर आने का सोच रहे कि नहीं स्नेह सर जैसा दम नहीं है आपके अंदर, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट तो आई एम श्योर बाकी जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि उतना बुरा होने नहीं वाला. सो दैट्स द टेक्निक बेसिकली. एंड क्योंकि मैंने वो जब वर्स्ट उन्होंने बोला तो उस वक्त भी प्यार में थी, अभी भी प्यार में हूँ शायद, इसीलिए मैंने कभी वो ऑब्जर्व ही नहीं किया कि कभी किसी ने कुछ अगर नेगेटिव बोला भी हो. आज दिन तक जो उन्होंने नेगेटिव या वीकनेस जो बोल रहे हैं कि उनकी कुछ वीकनेसेस है, आई हैव नेवर ऑब्जर्व दैट. तो मुझे लगता है कि वो जो प्रिपेयर करना माइंड को, उसने बहुत ज्यादा हेल्प कर लिया था. और उन्होंने वो साबित भी किया वहां पर जब हम सबकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी. तो ट्रू लीडरशिप का जो वो एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रूफ जो सब ने देखा, सारे के सारे लोगों ने देखा सर के अंदर, कि वो इंस्टेंट लीडरशिप. तो कहते हैं ना 1 मिनट मैनेजमेंट, बस वो No experience है, we should share it. बट आई गेस दैट वाज फन. ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने भी, बिकॉज पिछली बार जितने चैलेंजेस थे, ठंड थे, लो ऑक्सीजन थे खाने के, तो उसके लिए तो हमने सबको प्रिपेयर किया था. बट क्योंकि पिछली बार हमारी कोई फ्लाइट्स के इश्यूज नहीं हुए थे ना, तो हमने एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स को वो एस्पेक्ट के बारे में कुछ बताया नहीं था. एंड सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि काठमांडू से जिस दिन हमें शुरू करना है उसी दिन सुबह 2-3 घंटे सारी फ्लाइट्स लेट चल रही है. एंड जिस फ्लाइट में पहले हम लोग सभी बैठे, मतलब हम सारे एक्चुअली जितने भी टीम मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, वो सारे, तो हमारी फ्लाइट निकल रही है, ऑलरेडी 2-3 घंटे लेट है. हवा में अनाउंसमेंट हो रहा है कि लुकला एयरपोर्ट बंद हो चुका है और आपको रामाछाप एयरपोर्ट पे लेके जाएंगे. अब रामाछाप से रोकला जाने का कोई रास्ता ही नहीं है. तो मैंने वहां तक चेक कर लिया कि अगर मानो ट्रैक कर ले उसका तो क्या, तो बस 7 दिन बढ़ रहे थे बाय ट्रैकिंग. तो हम तो चलो रामाछाप उतर गए, अब क्या करना पता नहीं, वेट कर रहे कि शायद अगला फ्लाइट एयरपोर्ट लुकला का ठीक हो जाए, वेदर ठीक हो जाए और मिल जाएंगे. और पीछे जो 3 फ्लाइट थी वो सारे लोग तो अभी काठमांडू में ही रुके हुए हैं. तो अब सिचुएशन ये है कि जब हमें पता चला दोपहर के बाद कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो हम रामाछाप एयरपोर्ट पे तो बहुत जबरदस्त सुविधाएं थी. आई एम नॉट एट ऑल ब्लेमिंग, बट एक्चुअल सिचुएशन अगर मैं शेयर करूं तो वहां पर अंदर चाय या कॉफी के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी. तो मतलब बाकी सारी चीजें तुम भूल जाए. और एयरपोर्ट में हम क्या कहते हैं उसे, किसके नीचे बैठे थे? वो सिर्फ शेड था, वो शेड था. और नॉट एक्चुअली अ कंक्रीट बिल्डिंग, नॉट अ बिल्डिंग था, बिल्डिंग था, बट वहां पर लोग आई थिंक सो रहे थे और ऐसा था, और हम लोग मस्ती करना था. बस शेड के नीचे बैठ के अब क्या करें, तो हम लोग बस ऊनो खेल रहे थे. और वो सब हमें देख रहे कि हम एलियन है, हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई और हम इतने खुश हैं. और कोई ऑप्शन तो था नहीं. और वो 2 फॉरेनर्स आपको याद होंगे, यूएस से थे, ऑरलैंडो से 2 लोग थे, हमारी ही फ्लाइट में थे, और वो लोग कब से थोड़े से बेचारे दुखी थे क्योंकि उनको पहली बार था. एंड दे वर लाइक यू नो क्या होगा क्या होगा क्या होगा. और वो हम सबको देख रहे हैं कि लोग हंस रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कैंसिल हुई है. एक सिक्योरिटी वालों की परमिशन लेके बाहर जा रहे हैं, चाय कॉफी नाश्ता अंदर लेकर आ रहे हैं, तो लेकर आ रहे हैं. मैं कहाँ से ढूंढ के लाए आप. और फिर जब पता चला कि अब काठमांडू एयरपोर्ट से हमारे बाकी सारे लोग निकलने नहीं वाले और दूसरे दिन काठमांडू एयरपोर्ट बंद हो रहा है लुकला के लिए, तो वी हैड टू टेक दैट हार्ड डिसीजन कि सबको बस में बिठाओ, कैसे भी करके एयरपोर्ट से बाहर निकाला, लगेजेस बाहर निकाले, खाना खिलाया, बस में बिठा के रामाछाप ऑलमोस्ट 4 घंटे बाय रोड वो लोग आए, और हम लोग रामाछाप में बाहर निकल करके एयरपोर्ट छोड़ करके होटल खोज रहे, रिजॉर्ट खोज रहे. और वहाँ पर भी अगेन छोटा सा गांव है, तो कुछ ढंग की जगह मिलना, क्योंकि हमारे जो लोग आए हैं वो सारे 5 स्टार लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स, एंड दे हैव पेड समथिंग प्रीमियम फॉर दैट. तो वो खोजना, वहाँ जाना, एक रात सारे हम लोग वहाँ पर रुके. एंड एवरीबडी वाज लाइक कि सर अब एक दिन ऑलरेडी हम पीछे हो चुके हैं, कल लेट्स होप कि फ्लाइट्स हमारे निकलेंगे और लुकला पहुँच जाएंगे. लेकिन
एक दिन जो हम पीछे हैं तो कैसे लास्ट फ्लाइट्स और जो इंडिया वापस जाना है वो शेड्यूल मैच होगा. So that was a big होटल्स भी question. एक दिन शिफ्ट करनी है. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे तब ये पता ही नहीं था कि हम क्या करेंगे, इस एक दिन को कवर कैसे करेंगे. बट आई वाज जस्ट लाइक कि बस लेट्स बी प्रिपेयर्ड. कल सुबह रामाछाप एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट खुलता था 6 बजे. हम 5 बजे पहुंच गए क्योंकि हमें ये पता चला कि वो एयरपोर्ट नहीं है. वो बस का अड्डा है. मतलब कि आप लाइन में पहले लग जाओ जो पहले तो हो जाने को जाएगा. मिलता है. मंदिर बस स्टेशन. They were managing quite well. Yes, No, yes. but you know, हाँ. we could understand क्योंकि हम जब रामाछाप पहुंचे थे आगे के दिन के काफी सारे पैसेंजर्स रुके हुए थे जिनको पहले प्रायोरिटी देनी थी, फिर हमें और फिर जो बस में लोग आए थे उन्हें. सो वी कुड अंडरस्टैंड उनके लिए भी आसान काम नहीं था बिकॉज वेदर और नेचर के सामने इंसान कभी लड़ सकता नहीं है. इट्स ऑलवेज कि बस आप सरेंडर हो जाओ, ग्रेटफुल रहो. और वैसे उस दिन हम सक्सेसफुली सारे फिर लुकला पहुंचे भी, एक दिन लेट ही सही, बट वी रीच्ड एनी हाउ. That reminds me, नेपाली लोग, वहाँ का कल्चर, आई थिंक वो इतना प्यारा कल्चर है. जो लोग इतना प्यार से बात करते हैं, इवन छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं और जो हमें मिलते हैं, नमस्ते नमस्ते करके जो स्माइल करके हमें ग्रीट करते हैं. आई थिंक उनका पेरेंटिंग सबसे बेस्ट होता है, आई बिलीव, क्योंकि वो माँ बाप जो है वो अपने काम में बिजी है. बच्चे पहाड़ के ऊपर खेल रहे हैं, गिर भी जाए, नाक में से निकल भी रहा है सारी चीजें, तो भी उनको परवाह नहीं है मेरा बच्चा कैसा दिखेगा. या किसी अनजान से ही बात कर रहा है ना कॉन्स्टेंटली, पूरे दिन में नए नए लोग आ रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए. हम कहते हैं स्ट्रेंजर से बेटा बात मत करना. हम कुछ अगर दे रहे हैं नाश्ता तो बिंदास खोल के खा रहा है. तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये कल्चर, अपब्रिंगिंग, वहाँ के बच्चे जो होते हैं उनका एक बड़े होते हुए जो नेचर बन जाता है और जो काबिलियत बन जाती है, आई फील कि वो अलग लेवल की कहीं होती है. सो आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक, आपको नेपाली कल्चर कैसा लगा? आई थिंक जब भी हम ट्रैवल करते हैं मेरा ये मानना है कि एक तो वहाँ का खाना अच्छा होना चाहिए और दूसरा वहाँ के लोग अच्छे होने चाहिए. एंड दैट एक्सपीरियंस कि हम जो नेपाल में गए और वहाँ के जो लोग थे, स्पेशली हमारे विजय भाई भी जो थे, जो हमारे गाइड थे जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था, वो इतने हम्बल है. और मैंने ऐसा माना है कि ट्रैवलिंग में सीखते हुए कि आप स्ट्रेंथ दिखाकर कोई काम नहीं करवा सकते, बट आप हम्बल रहकर बहुत सारे काम करा सकते हैं. सो दैट इज व्हाट हैज बीन माय लर्निंग कि आप अगर किसी को झुककर कुछ सामने वालों को इंपॉर्टेंस देते हैं, yes. तो काफी सारा काम हो जाता है. और वहां दूसरी चीज कि जब आप ट्रैक कर रहे होते हैं, कंसिडरिंग कि सब पीछे वाला का बैग लग रहा है, वो आपकी स्टिक, वो स्टिक सामने वालों को चुभ नहीं रही है. और मैंने ये कहीं पर पढ़ा था कि जापान में लोग जब पार्क करते हैं गाड़ी, तो वहां पर लोग अगर कोई जल्दी पहुंच गया है तो दूर गाड़ी रखते हैं, जिससे जो लेट आने वाला है वो नजदीक पार्क कर सके और वो जल्दी पहुंच सके. वाओ. एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपीरियंस इन नेपाल कि नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, बट अगेन आपके पास लड्डू है तो किसी को देना. और जब आपके पास रक्सक लिमिटेड है और आपको पता है कि ये लड्डू खत्म होने वाले, दूसरे स्विगी से नहीं मंगवा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो होना कि नहीं आप लो. Yes. सो दैट आई लर्न कि गिविंग में जो आपने बताया, दैट यू हैव टू कंसीडर कि सामने वाला क्या क्या फील कर रहा है. आप जोमेटो का भी नाम ले लो, वरना कमेंट में कुछ लोग लिखेंगे कि स्विगी के साथ पेड प्रमोशन है. इवन आपने जो बताया ना बच्चों वाला, यहाँ पर तो मतलब स्कूल बस, जो सर ने कहा वैसे कि थोड़ा घर के और थोड़ा करीब आए और थोड़ा करीब आए, वो लोग 1.5 घंटा ट्रैक करके स्कूल जाते थे. यस, एवरी डे. एक गांव से दूसरे गांव. मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हम अपनी रूटीन लाइफ को ऐसे. और कभी कभी आजकल के बच्चों को देखते हैं तो एक छोटी सी चॉकलेट या उनके फेवरेट खाना उनको रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने को ना मिले तो वो जिद करते हैं, चिल्लाते हैं, रोने लगते हैं. और वो बच्चे जो 1.5 घंटे पहाड़ चढ़ के उतर करके स्कूल में जा रहे हैं, आई मीन आप इमेजिन करो कि उन बच्चों का जो माइंडसेट है और उनका जो हैप्पीनेस का लेवल होगा वो कितना हाई होगा, और उनके अंदर का पेशेंस का लेवल कितना हाई होगा. मुझे नहीं लगता कि वो बड़े होकर के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जाएंगे. आई थिंक आज जो हम बात कर रहे हैं, जेन ज़ी बात करो या जो भी नई नई जनरेशन आ रही है, उनके अंदर का पेशेंस लेवल आई थिंक इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है. जो अभी हमने बात करी कि थिंग्स आर फॉर ग्रांटेड नाउ, क्योंकि इतना तो होना ही चाहिए ना, मेरे पास आईफोन तो होना ही चाहिए. एक्चुअली सारा इश्यू पेरेंटिंग से शुरू होता है. जब हर एक पेरेंट ये सोचता है कि मेरे बच्चे को वो तकलीफों का सामना ना करना पड़े जो मैंने करी है, और उस चक्कर में, उस प्यार के चक्कर में जब वो अपने
बच्चों की सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, तो बच्चे और डिमांडिंग होते जाते हैं, यू नो. सो दैट्स व्हाट हैज बीन हैपनिंग अ लॉट. और तेरा और मेरा भी बढ़ चुका है बहुत ज्यादा. आई रिमेम्बर हमारे यहाँ जो बहुत अच्छे हाउस हेल्प है, उनकी बेटी तो हेयर बैंड कुछ पहनी होगी एंड आई एम लाइक वो कितने क्या उम्र होगी उसकी, आई थिंक 4 साल के आसपास, 4-5 साल के आसपास. तो हेयर बैंड पहनी है एंड लाइक मुझे दे दो ना, बहुत अच्छी है. नहीं मेरी है, मैं नहीं दूंगी. और वो लिटरली रोई. तो उस वक्त हमने सबने ये किया कि हर बार हम उनको ये गाइड करते हैं कि तेरा और मेरा मत रखो, तो वो थोड़ा सा हम उनको गाइड करते हैं. ऑफकोर्स वो बहुत ही छोटी है, उसके लिए समझ भी नहीं है कि मेरा और तेरा क्या होता है. बट आई फील कौन सी उम्र से, इफ आई आस्क यू, उसने, बिकॉज आप पेरेंटिंग के भी सेशंस बहुत लेते हो, तो आपके हिसाब से कब से बच्चे को सीख देना शुरू कर देना चाहिए जहां उसके अंदर के वैल्यूज, कैरेक्टर बिल्डिंग वगैरह बहुत अच्छे से हो सके? I'll be very honest, मुझे ये लगता है कि माता पिता बच्चों को सिखाने के चक्कर में ही बिगाड़ रहे हैं. यू सी, कहीं ना कहीं हमारे स्कूल्स के अंदर या इवन घरों के अंदर भी बच्चों को ज़्यादा सेल्फिश ही बनाया जा रहा है. खुद का सोचो, खुद नंबर 1 हो जाओ, सबसे आगे रहना होगा तुम्हें, ये एक कंपटीशन है, रेस है, लड़ाई है. ये सारा माइंडसेट जो दिया जा रहा है वही सबसे बड़ा इशू है. तो हम काबिल बनाने के चक्कर में उसे बुरा बना रहे हैं. पहले के ज़माने में वो नहीं था. पहले किसी भी बच्चे को ये नहीं कहा जाता था कि तुझे किसी से आगे होना है और फर्स्ट होना है. इट वॉज बेटा अच्छा इंसान बन, लोगों की मदद कर, सबको प्यार दे. और इसलिए पहले के वैल्यूज़ में ये था कि मैं गरीब हूँ बट एक अच्छा इंसान हूँ, वॉज मोर वैल्यूएबल. एंड टुडे more value is being successful, and come what may, whatever you do, you have to be successful. And I want to see a balance in both. Success surely important है, but अगर वो character building के बिना हुआ होगा तो वो भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाएगा. तो parenting के अंदर अगर मुझे चुनना है तो पर्सनली जब हम फैमिली प्लान करें या जब भी हम सोचेंगे, तो जो हमने डिसीजन लिया है कि पहले तो हम होम स्कूलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो पीयर प्रेशर में उसे हम नहीं लाना चाहते हैं. और दूसरा ये है कि उसे खुद बड़ा करने के बजाय मैं चाहूँगा कि मेरे आसपास के लोग बड़ा करें. यू नो, जब मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा है तो मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ. वैसे ही जब अपने बच्चे को हम अपना मानते हैं, जो खलील जिब्रान ने बहुत ब्यूटीफुल बात अपने एक पोएम में कही है कि वो बच्चा आपके द्वारा आया है बट वो आपका नहीं है, वो तो एक हायर पर्पस के लिए यहाँ पर आया है. और इसी तरह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया. आई स्टिल रिमेंबर द डे जब मैं 16-17 साल की उम्र से ट्रैवलिंग शुरू कर दिया था और हमारे घर में कर्जा था, किराए का मकान था, तो मैंने कमाना शुरू किया उस पर्पस से. तो साल 2 साल 3 साल मेरा बहुत ट्रैवलिंग हुआ. पहले 2 साल में तो 365 दिनों में से 350 दिन में ट्रैवल कर रहा हूँ. तो जब मेरे कोई भाई बहन नहीं और घर में हम 3 ही लोग हैं, मम्मी पापा और मैं, तो मेरे मम्मी बहुत अकेले महसूस करने लगे बिकॉज ऑफ माई ट्रैवल्स. एंड तब मेरे फादर ने उनको बहुत अच्छी चीज़ ही समझाई थी कि भाई तुझे ये समझना होगा कि ये तेरा बच्चा नहीं है, ये सिर्फ तेरे द्वारा आया है. तू अगर उसको मान लेगी तो इमोशनल हो जाएगी, और तुझे देखकर अगर वो घर में रहने लगा तो तू ये सोच कि लोगों का क्या होगा. तुझे उसकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोगों को और समाज की उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगियां बदल रहा है, लोगों को पॉजिटिव दिशा में लेके जा रहे हैं. तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो एक हायर पर्पस के लिए आता है. तो हर एक पेरेंट्स को यही दिमाग में लाने की ज़रूरत है कि गिव दैट स्पेस टू ग्रो. आप एक बीज को वो 1000 बीज में कन्वर्ट हो सकता है. प्रॉब्लम ये होता है कि आप फर्टिलाइज़र दे रहे, सनलाइट दे रहे, पानी दे रहे, लेकिन अगर ओवरडू कर देंगे ना, तो आज रिसोर्सेस का ओवरडू हो रहा है बच्चों की ज़िंदगी में. उम्र से पहले चीज़ें मिल रही है. हम बड़ी और महंगी स्कूल में रख के भी ओवरडू कर रहे हैं कि बच्चा इतनी सारी एक्टिविटीज़ में जा रहा है, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं है. स्पेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर उस बीच को सब कुछ मिल जाए मगर स्पेस ही ना मिले ग्रो होने की, तो कभी ग्रो ही नहीं हो पाएगा. एंड प्रोबेबली माई पेरेंट्स गिव मी
the most space, I would say, freedom and actually no advice. उनका हमेशा ये कहना था जब मैं पूछने जाता था कि पापा मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करियर, वो करियर, एंड दे वर लाइक तुझे जो सही लगता है कर, सिलेक्ट एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर सिलेक्टिंग. नहीं, आपके पेरेंट्स तो एलियन है जो हम कहते हैं कि दे आर नॉट फ्रॉम दिस अर्थ, क्योंकि उनका जो थिंकिंग है वो बस नेक्स्ट लेवल है. आई थिंक इसीलिए आप वो कर पा रहे हैं जो आप कर पा रहे हैं, या मैं कर पा रही हूँ जो मैं कर पा रही हूँ. ऑल थैंक्स टू देम. गॉड सेंट है वो, तो नो डाउट अबाउट इट. और एबीसी में भी लोग अपने घर को फोन करते थे कि हम यहाँ पहुंचे वहां पहुंचे. आपके फादर को तो पता नहीं था कि आप एबीसी में हैं. बोले कहा एबीसी में? ओके ओके. जब लोग बोलते थे तब कब गए? दुबई नहीं थे वो लोग. सो डिटैचमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा तो बहुत बार होता है कि मैं अहमदाबाद में हूँ ही नहीं, या मे बी मैं दुबई में हूँ, सिंगापुर में हूँ, यूएस में हूँ, एंड रैंडमली उनका फोन आ जाता है एंड ही इज लाइक कि स्नेह ये काम था तो तू से ये मिलवा के साइन करवानी थी. आई एम लाइक पापा आप तो छोड़ने आए थे एयरपोर्ट पे. He doesn't know. कब गए? नो, कमिंग बैक टू द ईबीसी पार्ट, जो आपने बताया ना कंपटीशन, तो लोगों के बिहेवियर से उनकी बिलीफ के बारे में पता चल जाता है. तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल की जो हमेशा फर्स्ट ईबीसी बोले मुझे आज ट्रैक खत्म करना है. हम लोग सुबह 6 बजे स्टार्ट करते थे, 6-7 बजे, और कुछ लोग ऐसे थे जो वो पहले फर्स्ट ट्रैकर पहले पहुंच जाते, फिर भी सोच रहे कि अब क्या करें. फिर उनको पता चला, जो सर ने बताया, कि इट्स ऑल अबाउट पीपल. आप लोगों के साथ रहे. तो वो अंडरस्टैंडिंग आना कि भाई हमें फर्स्ट नहीं पहुंचना है, हमें लोगों के साथ में. और कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ वो स्कैरसिटी में से भी आता है, या फिर वो प्रूव करने में से आता है कि मैं बेस्ट हूँ. तो दैट इज वेयर वो बिलीफ जब चेंज होता है कि वी आर ऑल वन, हम सब लोग यूनिक है अपने वो तरीके में. सो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. एंड आई रिमेंबर कि जो लोग फर्स्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते थे, मुझे शाम को उनको कहना पड़ा कि हम लोग सबके साथ आए तो शाम को 4 या 5 बजे आए, आप लोग अकेले अकेले जल्दी पहुंच गए, 2 बजे पहुंच गए. 2 बजे आके किया क्या? अगर इधर बैठना ही था, क्योंकि ना फोन चल रहे ना टीवी है उधर, कुछ करना ही नहीं है, तो हमारे साथ ही चल लेते, बीच में थोड़ा रुक जाते, फोटोज ले लेते, वीडियोस ले लेते, कुछ खाना पीना शेयर कर लेते, बातें करते करते आते. सबके साथ चलने में एक दूसरे को जो जानने का हमें मौका मिला. आज जितने पार्टिसिपेंट्स आए थे एवरेस्ट बेस कैंप, तो वो अकेले भी कर लेते, बट आई एम श्योर कि अवनी के साथ चलने का जो उनका मौका था, मे बी कुछ उनके नज़रिए से नेचर को देखने का मौका, उनके साथ बैठ के मेडिटेशन करने का मौका, मे बी नक्षत्र के साथ जो उसके कमेंट्स, जोक्स को एंजॉय करने का जो मौका था, मे बी आपके साथ रहते हुए दे कुड हैव टॉक्ड अबाउट some form of exercises and diets and lifestyle changes, and maybe आगे वो कैसे अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये सारे मौके बहुत सारे लोगों ने पहले कुछ दिनों में मिस किए थे. फिर तो ब्रीफिंग में आप देन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई एक्चुअली हम आए उस पर्पस से, और सिर्फ हम 4 नहीं, हमारे साथ और भी कोचेस थे, और भी फेमस पर्सनालिटीज थी, एंड सभी अपने अपने फील्ड के 2 दिग्गज ही थे. तो दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इवन नेटवर्क. यू सी, एक्चुअली जब हम किसी से भी मिलते हैं तो हर एक इंसान से कुछ सीखने का मौका होता है. एंड व्हेन यू आर इन दिस सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी, तो दैट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रैपो बिल्डिंग विच इज हैपनिंग. तो जब आप साथ में चल रहे हैं, इट्स रैपो. जब से साथ में गोल्फ खेलते हुए, टेनिस खेलते हुए दुनिया के सबसे बड़े डील्स क्लोज होते हैं, राइट. सो ये जो रैपो बिल्डिंग तब हुआ, तो वो अपॉर्चुनिटी थी एक्चुअली. एंड मुझे पता है कि वहाँ से वापस आने के बाद जिन्होंने उससे बेनिफिट उठाया, सो मेनी पीपल हैव पार्टनर्ड अप, सो मेनी पीपल हैव कोलैबोरेटेड, सो मेनी पीपल आर वर्किंग टुगेदर, सो मेनी पीपल हैव फाउंड ग्रेट फ्रेंड्स वहाँ से वापस आकर के उस ग्रुप में से. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आपने मेडिटेशन भी बहुत जगह पर किया था, तो आपने जो नेचर को अनुभव किया, मेडिटेशन किया, इन अ वे हम इंटरनेट से दूर थे. आज के ज़माने में जो नहीं होता है, तो आपके हिसाब से बहुत सजेस्ट करते हैं लोगों को कि लेट्स से जो लोग एवरेस्ट बेस कैंप आते हैं, ग्रेट एक्सपीरियंस करते हैं, बट जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए क्या करें ताकि थोड़ा सा खुद के साथ का, नेचर के साथ का कनेक्शन बढ़ सके? हमें ना बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि लाइफ में कंफ्यूजन है. एवरी मोमेंट हमें एक सवाल होता है. इवन ये भी छोटा सा सवाल है कि आज मुझे कॉफ़ी पीनी है तो कौन सी पीनी है, हॉट पीनी है या कोल्ड कॉफ़ी पीनी है.
बहुत सारे सवाल हमारे अंदर चलते रहते हैं, उसके जवाब के लिए हम हमेशा आउटर साइड पर बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं, बिकॉज हमें आदत ही नहीं है खुद को सुनने की। बहुत सारे लोगों के लिए सबसे बड़ा एडवेंचर होगा अपने आप के साथ कुछ ना करते हुए वक्त बिताना, और ऐसा सोचना ही उनके लिए पॉसिबल नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। पर जब आप ऐसे नेचर के करीब जाते हैं तो वो सारे सवालों के जो जवाब है ना, वो हमें खुद अंदर से मिलना शुरू होते हैं, बिकॉज हम खुद की आवाज़ के साथ बहुत करीब से वो कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं। और जब हमारा इंट्यूशन, हमारी इंटरनल फ्रीक्वेंसी हमारे साथ कम्युनिकेट करती है ना, तब हमारी ही पर्सनालिटी के बारे में, अपने स्वभाव, अपने जो वांट्स नीड्स हैं, उसके बारे में बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो नेचर आपको हमेशा ट्यून इन करता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जैसे रेडियो होता है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम ट्यून इन करते हैं तो वो म्यूज़िक हम सुन सकते हैं, बट वो सारे आंसर्स, वो सारा गाइडेंस जो हमारे इंटरनल अंदर चल रहा है ना, उसके साथ कभी हमने ट्यून इन नहीं किया। तो अगर नेचर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल टू ट्यून इन आवर सेल्फ, अगर वो ट्यून इन कर देंगे तो बहुत सारे जवाब है जो खुद ब खुद मिल जाएंगे। और वो जवाब मिलने के बाद हमारी जो स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, जो सर हमें सिखाते हैं कि क्रिएटर इज़ ऑलवेज पावरफुल देन द क्रिएशन। तो हम तो क्रिएशन है, पर हम क्रिएटर भी है। वो एहसास हमें नेचर के साथ मिलता है। और जब आप फ़ोन से, टेक्नोलॉजी से, ऐसे रेडिएशन से दूर हो जाते हैं ना, तो खुद ब खुद आपका फिजिकल बॉडी भी वो फिटनेस की ओर आगे बढ़ने लगता है। उसे बहुत अच्छा सा ऑक्सीजन मिलता है, वो डीप ब्रीथिंग पर फोकस करता है, उसकी प्राण शक्ति बढ़ती है। और नेचुरली जैसे ही प्राण शक्ति बढ़ेगी, फिजिकल फिटनेस के ऊपर हमारा फोकस बढ़ेगा, डीप ब्रीथिंग होगा, अल्टीमेटली वो ब्रेन के डार्क एरियाज के अंदर एक ट्रिगर जा रहा है कि हाँ, हमारा स्पिरिचुअल बॉडी भी चलो एक्टिवेट हो जाए, हम भी नेचर की फ्रीक्वेंसी के साथ थोड़ा सा ट्यून इन कर लें। वो हमारी पर्सनालिटी को बहुत ही डीपर लेवल पर चेंज कर देता है। एंड एज ए ह्यूमन, यू नो, आज हमने ये एक्सप्लोरेशन किया है ना कि भाई मंगल पे जाके अब कैसे हम बस सकते हैं। तो बाहर की दुनिया के एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा हो गया, बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन कि प्रोबेबली अपने खुद का एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। एंड सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस हेल्प अस टू एक्सप्लोर मोर अबाउट आवरसेल्व्स। क्योंकि मैं अगर आपके साथ रह रही हूँ ना 24 घंटे में से 8 घंटे, तो मैं बहुत आसानी से कह सकती हूँ कि ठीक है, शिवांगी जी को क्या पसंद है और वो क्या चाहती है, उनकी क्या वीकनेस है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है। बट क्या मेरी वीकनेस और मेरी स्ट्रेंथ के बारे में मैंने कभी शांति से बैठकर सोचा है? जब वो मुझे बताते हैं तब मुझे रियलाइज हो रहा है, हाँ यार, इन्होंने तो मुझे कितना करीब से जान लिया। तो हम पूरी दुनिया को जान लेते हैं करीब से, बस अपने आप को नहीं जान पाते। उसके लिए मोबाइल, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सब थोड़ा छोड़ना पड़ता है। ट्रू। इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया भर से जो लोग आते हैं एवरेस्ट बेस कैंप में, इन अ वे वो विपस्सना का एक्सपीरियंस होता है। वो वहां पर 11 दिन 10 दिन जो भी है, वो अपने आप के करीब पहुंचने की जर्नी है। और इसीलिए जब ऐसे लोगों का साथ मिल जाता है, ऑटोमेटिकली वो जर्नी तो आसान हो जाती है, बट आप अपने आप के बहुत करीब आ जाते हैं। ये वो पहाड़ को जीतने की जर्नी नहीं है, ये अपने आप को जीतने की जर्नी है। एब्सोल्युटली, इट्स नॉट द माउंटेन वी कॉन्कर, But ourselves. एंड आई बिलीव दिस एक्सपीरियंसेस आर टोटली मिसिंग। हम लोग तो साल में 3-4 बार हाइकिंग और ट्रैकिंग पे जाते हैं, एंड इवन हमारा ट्रैवल भी इतना ज़्यादा है। आज साल में एटलीस्ट 4-5 कंट्रीज़ घूमना फिरना, पेरेंट्स को लेकर जाना, टीम दोस्तों को लेकर जाना, ये बस इसी वजह से हो रहा है। बिकॉज आई फील दैट ट्रैवल इज़ अ थेरेपी। एंड जैसे एक इंसान गाँव में रहता है, अब उसकी तब की जो समझ है, कितना भी पढ़ लिख ले, बट तब की जो समझ है, वो समझ बेहतर हो जाएगी जब वो कोई बड़े शहर में रहना शुरू करता है। और वो बड़े शहर से भी जब वो मुंबई दिल्ली में जाएगा, मे भी समझ और बढ़ जाएगी। और अगर वो वहाँ से बाहर निकल के दुबई, सिंगापुर, लंदन या न्यूयॉर्क में रहना शुरू करता है, उसकी समझ और बढ़ जाती है। बस एग्जैक्टली वैसे, यू नो, पासपोर्ट होना, ठप्पे लगना, बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ को ऑब्जर्व करें तो आज से इवन 15, 20, 25 साल पहले हमारा देश जो था, हमारे पास तब जो सुविधाएं, टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स थी और जो विजन था, वो कितना, हम कह सकते हैं, छोटा था। बट क्योंकि हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे आए कि जिन्होंने दुनिया देखना शुरू किया और ट्रैवल करना शुरू किया। तो एक सिंपल लॉजिक है ना कि बच्चों के अंदर विजन तभी आता है जब पिताजी में हो। तो वो घूमे, बाहर निकले, उन्होंने दुनिया देखी, वहां के चैलेंजेस उस देश के क्या थे और उसमें से वो देश कैसे बाहर निकला। कि भाई रेगिस्तान में उन्होंने एग्रीकल्चर कैसे लाया, कहीं कोई देश में आज़ादी
तो बोले अभी 90s में मिली थी, तो 30 साल में वो लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए? किसी ने अपनी इकोनॉमी को फटाफट से इतना ऊपर कैसे उठा? किसी के वहां इंटरनेट कभी था ही नहीं और इतना फास्ट टेक्नोलॉजी कैसे स्प्रेड हो गया? जब ये सब समझा तब जाके आज हमारे पास यूपीआई, आधार कार्ड, all of these things are there. I remember when we started something called online payment, तो मुझे अभी भी याद है, you know, initially एक ही कंपनी थी पूरे इंडिया में, परमिशन कोई कंपनी को मिलती नहीं थी। और आज ऑनलाइन गेटवेज में आपको 400 से ज्यादा कंपनियां मिलेगी। ये शिफ्ट क्यों आया? बिकॉज अगेन कोई मिनिस्टर्स तो कोई डिसीजन मेकर्स ने बाहर ट्रैवल किया, दुनिया को देखा, तब पता चला नहीं ये भी सेफ है, और तब जाके आज हम पायनियर बन रहे यूपीआई की ऐसी टेक्नोलॉजी में जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हम कर पा रहे हैं, एंड प्रोबेबली नाउ वी आर द फादर ऑफ द टेक्नोलॉजी फॉर द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो नाउ एज एन इंडिविजुअल, आप बिजनेसमैन के रूप से देख लो, प्रोफेशनल के रूप से देख लो, या इवन एक सीकर, स्पिरिचुअल सीकर, खुद के इवोल्यूशन के रूप से भी देख लो, ट्रैवलिंग इज अ थेरेपी। बाहर निकलोगे तो ही दिमाग के दरवाजे खुलेंगे। एंड जब लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो लोगों ने एक्सपीरियंस किया। दैट्स रीजन प्रोबेबली नेक्स्ट हमने ट्रिप जो मई 2025 में साउथ अफ्रीका अनाउंस किया है, तो लोग क्यों अभी से साइन अप कर रहे हैं। या हमने अक्टूबर में 2025 में अन्नपूर्णा बेस कैंप प्लान किया है। तो व्हाई पीपल आर साइनिंग अप सो फास्ट, एंड नॉट ओनली दैट, जो आए हैं वो अपने परिवार को लेकर आ रहे हैं, कोई दोस्तों को लेकर आ रहे हैं। आई मीन उसमें से बहुत सारे लोगों ने तो हमें मिला भी नहीं, सुना भी नहीं है, और तो भी वो लोग आना चाहते हैं, लिसनिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस एंड सीइंग देयर वीडियोस। राइट, वेरी ट्रू। बट इसमें आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे आपने कहा ना कि ट्रैवल इज इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो मैं कहता हूं कि आप ट्रैवल कैसे करते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे लोगों के साथ करते हैं। आप सेम जगह जा सकते हैं, काफी सारे लोग आपको बोलेंगे अरे ये जगह में मजा नहीं है, बट जब हम जाते हैं और वहां पर इतनी मजा आती है। सो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि कभी भी किसी इंसान को ये मत सोचिए कि इसने बोला है तो बुराई होगा, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। और जिस तरीके से हम लोग ट्रैवल करते हैं कि वहां पर लोकल कल्चर में जाना, उनसे मिलना, और आपने जो बताया ना, ट्रैवल से इसलिए सीखने को मिलता है बिकॉज एवरी डे यू आर मीटिंग समवन। सो फॉर एग्जांपल रूम में भी आपको किसी को कॉल करके बोलना है कि मेरे रूम में ये टॉवल नहीं है, ये भेज दो, तो वो कैसे बोलना वो भी आपको प्रैक्टिस होती है। इमिग्रेशन में जब पूछते हैं कि ये कैसे करना, अब बाजू वाला बैठा है वो क्या कर रहा है उसको देखना। सो इतना ज्यादा एक्सपोजर आपको एक ट्रैवल में मिलता है। और वो एक्सपोजर जब आप वापस बिजनेस में लेकर आते हैं, अपने वर्क में लेकर आते हैं, दैट चेंजेस यू एज अ पर्सन। फ्लाइट कैंसिल हो गई, 10 घंटा वेट कर लिया, तो फिर लगता है कि अगर बीवी के लिए आधा घंटा वेट करना है तो वो तो कर ही सकते हैं। सो दैट इज वेयर इट चेंजेस यू एंटायरली। नक्षत्र की शादी नहीं हुई, बट ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। कोचेस डोंट प्ले, राइट? रिलेशनशिप। बट मैं हमेशा कहती हूँ स्नेह, अगर कोच ना होते, ट्रेनर ना होते, तो आई एम 100% श्योर कि वो यूनिक आइटनरी बनाने वाले वो एक गाइड जरूर होते कि जो लोगों को बताते कि दुनिया को कैसे घूमना है। ट्रैवल कोच होते प्रोबेबली। ट्रैवल कोच, दैट्स अ गुड वर्ड, ट्रैवल कोच। एंड आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग जो नक्षत्र कहा आपने, कभी भी एक कॉमन आइटनरी को फॉलो मत करो, और खास करके गधों को सुनो मत, और गधों के साथ ट्रैवल ही मत करो। कुछ लोग तो सर ऐसे वीडियो बनाते हैं कि यहाँ पर मेरा स्कैम हो गया, ये स्कैम हो गया, और आपने देखा होगा हम टर्की में घूम रहे, लोग बोल रहे कि टर्की में तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तो मिसाइल उड़ रही, हम वहां पर, यहाँ पर कुछ नहीं है। सो डोंट बिलीव द न्यूज़ जो आप पढ़ रहे हैं। साउथ अफ्रीका केप टाउन जा रहे हैं और लोग न्यूज में हमें बता रहे हैं कि वहां तो पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। अरे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब देखना बंद करो, गधों को सुनना बंद करो। जो अपने गांव से बाहर नहीं निकला, जिसका खुद का पासपोर्ट नहीं, जिसने दुनिया नहीं देखी, उसको कभी सुनना ही नहीं चाहिए। यू सी, जब मैं कह रहा हूं गधे, तो कभी कभी तो आदमी अपने परिवार के साथ ट्रैवल करता है, और उधर जाके भी सभी 4 लोग बैठ के अपने अपने मोबाइल फोन में है, तो मतलब क्या इस ट्रैवल का? हमने मालदीव्स में भी लोगों को सैड दिखा है, देखा ना आपने, वाटर विला लिया है, हनीमून के, बोल सकते हैं, अभी हो गया, ठीक है रिलेशन। वहां पर वाटर विला लिया है, मैडम इतना अच्छा वाटर विला है, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज से कि झगड़ा हुआ है बोले। सो पीपल आर नॉट इवन हैप्पी व्हेन दे आर ट्रैवलिंग। अरे उधर जाके वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ आ तो गए, अब करे क्या? Why? Because आइलैंड के बाहर जाने का मौका नहीं है, और जिसको वाटर से डर लगता है, वाटर स्पोर्ट की समझ नहीं है, या वहां जो एक्टिविटीज है उसको वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, खुद के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे, अब इनका क्या करें? और वो लोग वापस आके दूसरों को पता है क्या बोलते हैं, अरे नहीं नहीं मत जाओ, ये तो मतलब ऐसी जगह पे जाके कोई मतलब नहीं, करने को नहीं है, सिर्फ पानी है। कमाल है यार, जैसे पानी वो हर दिन अपने बम्बई में और दिल्ली में देखता है।
पर आई थिंक जरूरी है लोगों को, सो हम जो सिखाते हैं ना, माइंड, आपका माइंडसेट कैसा है कि आप खुश हो तो पैसा आएगा तो मैग्नीफाई करेगा उसे, ट्रैवल करोगे तो मैग्नीफाई। इट्स नॉट अबाउट आउटसाइड इन, इट्स अबाउट इनसाइड आउट, कि आपको खुशी ऑलरेडी है तो एक्सपीरियंसेस करने से आपको और खुशी बढ़ने वाली है। अगर आप खुश हैं, आप ग्रेटिट्यूड है आपके अंदर, तो जब पैसा आएगा तो आपके वो इमोशन बढ़ने वाला है। तो आई थिंक ऐसा नहीं है लोग कहते हैं कि इसके पास इतना पैसा है ना इसीलिए इसकी लाइफ ऐसी है, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। आई थिंक इट्स इनसाइड आउट, कि आप जैसे आप स्नेह, हम सभी, अवनी मैम हो या नक्षत्र स्नेह हो, पहले से आई थिंक आप ग्रेटफुल थे, पहले से आप खुश इंसान थे, फिर सफलता आई और फिर उसने मैग्नीफाई किया। 100% अग्रीड। और मैनिफेस्टेशन की यही स्टोरी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैंने एक तो आपके साथ काम करने का लिस्ट बनाया था, आपने वो पीपीटी भी देखा है मेरा वाला, जहाँ पर आपका फोटो हटाकर Yes. मैंने मेरा फोटो डाल दिया था उसमें। इवन मैंने एक लिस्ट बनाया था कि मुझे कहाँ कहाँ पर ट्रैवल करना है, और उस वक्त पता ही नहीं था कि कैसे ट्रैवल होगा, बट जस्ट बिकॉज आपके वर्कशॉप में 2009 में अटेंड किया था, 21 बार मैंने रिपीट किया है वो वर्कशॉप, चेंज योर लाइफ, जो माइंड पावर हुआ करता Yes. था। वहां पर मैंने पूरा लिस्ट बनाया था कि मुझे ये कंट्री में जाना था। उस वक्त तो इंडिया में भी घूमना वाज नॉट पॉसिबल, बट यू नो जो लोग सुन रहे हैं, आई वुड लव टू टेल देम कि मेक अ लिस्ट, कौन सी कंट्री में आप घूमना चाहते हैं, एंड मैनिफेस्ट, तो वो 100% होता ही है। और जो आप लोगों को टीएस द सुपर रिच में भी सिखाते हैं कि आप जब पैसे कमाते हैं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आईफोन, अच्छी चीज जरूर बाय कीजिए, बट कहते हैं ना, जब आप पैसे कमाते हैं देयर आर 2 ऑप्शंस, वन इज कि आप चीजों के पीछे पैसे डालते, गैजेट्स के पीछे, और दूसरा होता है आप एक्सपीरियंसेस के लिए पैसे डालें। सो हैप्पीनेस हाइपोथेसिस बुक में कहा गया है कि जो इंसान पैसों को एक्सपीरियंसेस खरीदने के लिए यूज करता है, ना कि सिर्फ चीजों के लिए, वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा खुश रहता है। सो डोंट जस्ट invest in assets, also invest in the experiences. And people think that traveling is an expense. But I don't think so. It's an experience. Actually आदमी चाहे तो बैकपैकर बन के बस के टिकट लेके भी ट्रैवल कर सकता है, वो छोटी छोटी लॉज में भी रह सकता है, रास्ते सारे हैं, इरादा जरूरी है। वी आर नॉट जस्ट सेइंग कि आप यूरोप ही जाके घूमो, और उसमें भी बाहर के कंट्रीज में आप जा भी रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन केस इफ कैन नॉट अफोर्ड। बट एक्चुअली वो थॉट प्रोसेस की पहले तो ज़रूरत है। अगर वो थॉट ही नहीं है तो आप कभी बाहर निकलने नहीं वाले। और लोगों को अभी ऐसा है, उल्टा है, जो आपने बताया कि चीजों के पीछे खर्चा करने में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। सैलून जाते हैं, कहाँ 5-10 हजार का बिल हो जाता है, जैसे अभी दिवाली के समय चल रहा है, तो अगर वो बाहर जाकर शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक ड्रेस लेना है दिवाली का, तो उसमें कहाँ 10,000 खर्च हो जाता है, 20,000, तो वो पता नहीं चलता। होटल में जाते हैं, अभी तो रेस्टोरेंट में लोग ऐसे जा रहे हैं मानो वो हर दिन घर पे जैसे पहले खा रहे थे वैसे हर दिन रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो वहां पर अगर महीने का बिल देखेंगे ना, लोगों को हर दिन कितना हो रहा है वो पता नहीं चलता, बट महीने पे करेंगे तो पता चलेगा कि वाह इतना खर्चा इससे नीचे के लेवल पे हुआ है, बट इसका क्या। तो आई थिंक जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, विच इज किताबें खरीद के पढ़ना हो सकता है, कोर्सेज वर्कशॉप्स हो सकते हैं जो हम करते हैं, या ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। आई थिंक जो सबसे आप जो बताते हैं ना, 3 लेवल ऑफ लर्निंग होता है कि जहां पर पहला है फॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूल कॉलेज में 25-50 लाख करोड़ रुपए डाल दिए, उसकी कोई गिनती नहीं है। बट जो रियल लाइफ लर्निंग्स है, जो आपको बुक्स, सेमिनार्स, मेंटर्स, कोचेस से मिल सकते हैं, उसकी वो लोग गिनती करते हैं। अगर 15,000 का स्पोकन इंग्लिश का क्लास करना है एक स्किल पाने के लिए, तो उसकी गिनती करेंगे। अगर उनको कहेंगे कि 25,000 का आप सेल्स या मार्केटिंग का क्लास अटेंड कर लो, जो आपको सेल्स सिखाएगा या डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगा, तो वो उन्हें महंगा लगता है। एंड थर्ड इज एक्सपीरियंस एजुकेशन, जो आपको चीज़ें करके, ट्रैवल करके मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई हेल्थ कोच बनना चाहता है, वो सिंपली आपका बैग उठा के आपका असिस्टेंट बन के 6 महीने काम कर लेगा, तो जैसे एक कंपाउंडर आधा डॉक्टर बन जाता है, तो वो हेल्थ कोच तो बन ही जाएगा ना। मे बी अवनी मैडम के साथ हाइकिंग, ट्रैकिंग पे, मेडिटेशंस पे लोग निकल पड़ेंगे, तो आई एम श्योर कि स्पिरिचुअलिटी में किसी को जो भी अपलिफ्टमेंट चाहिए वो उनको मिलने ही वाला है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस एजुकेशन। बट उसके लिए ट्रैवल ज़रूरी है, और प्रॉब्लम ये है कि ट्रैवल से पहले हम शॉपिंग करते हैं, पैकिंग में बहुत टाइम, उसका स्ट्रेस लेना, और फिर वहां जाके क्या कर रहे हैं, तो वहां जाके भी 4 कपड़े निकाल करके, वो आज मैं क्या पहनूं, अच्छा कहाँ जा रहे, अच्छा वहां तो फोटोज अच्छे इसमें ही आएंगे। भाई तुम सागर के किनारे पे जा रहे हो, तुम उसको एंजॉय करना चाह रहे हो, या यू आर मोर बॉदर्ड अबाउट योर फोटो। आजकल तो फोन्स के अंदर ऑप्शन आ चुके हैं कि गूगल से फोटो उठाओ,
अपना फोटो घर में क्लिक करो, डाल दो। फोटो वही करना था और बाद में दिखाना तो दुनिया को, तो ऐसे ही कर ले, उधर जाने की जरूरत क्या थी भाई? तुम बैठ के वहां पे सनसेट नहीं देख रहे, अगर उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे और उसके वीडियो लेने में बिजी हो, तो गूगल पे उससे हायर क्वालिटी के वीडियोस अवेलेबल है, सर्च करके डाउनलोड कर लेते। ट्रू। पर आज ये हो चुका है ना कि जमाना पूरा सोशल मीडिया पर आ चुका है, तो रियल लाइफ से सब रियल लाइफ पे आ चुके हैं। सो दे व्हेनेवर दे गो वेरेवर दे गो, हमेशा पहले आंखें नहीं खुलती है, पहले मोबाइल खुलता है, कैमरा खुलता है, और पहले ही होता है कि मैं दिखाऊं लोगों को कि क्या मैं यहाँ हूं। See, if you're making money, if that is your business, I totally agree to that. yes But if not, तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई लिमिट दैट। एंड अगेन गलत कुछ भी नहीं, आप 2 घंटे सागर के किनारे के ऊपर हो, पहाड़ के ऊपर हो, तो एक 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट फोटोज ले लिए, कुछ वीडियोस ले लिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हम करते हैं ना, हम भी वही करते हैं कि वी आर डूइंग दैट। प्रोबेबली ये टॉक को भी हम सोशल मीडिया पे डालेंगे, बट माय पॉइंट इज कि आप खुद कितना इन्वॉल्व हैं, और वहां से बाहर आके वापस आके आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है क्योंकि आप बहुत ओवर थिंकिंग करके फोटो कैमराज में बिजी थे, या वापस आकर के यू आर मोर रिजुविनेटेड एंड मोर प्रोडक्टिव। मैं कोई भी ट्रिप से जब वापस आता हूँ, मैं डबल ट्रिपल काम कर लेता हूँ वापस आके, मुझे ट्रैवलिंग का थकान ही नहीं लगता। लेकिन सर पता है, लोग कहते हैं, मेरा एक दोस्त आया था अभी गोवा घूम के, तो मैंने बोला क्या कर रहे हैं? बोले गोवा में बहुत थक गए थे वो, अभी मैं कुछ ज्यादा, मैं कहता थाक उतारे रहो छो, मैं अभी रिलैक्स हो रहा है। बोला गोवा रिलैक्स होने के लिए तो गया था। तो नहीं, वहां पे बहुत घूमे तो मुझे रिलैक्स होना है। एंड आई हैव सीन यू नेवर टेक ब्रेक्स, आप कभी ब्रेक नहीं लेते, बिकॉज आपके लिए इंटेंस वर्क इज रेस्ट, आपके लिए किसी रिलैक्स करना वो आपके लिए इज नॉट ऑन योर लिस्ट। नो बट आई फील कि मैं जब ट्रैवलिंग में था ना, तो बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स मुझे आ चुके हैं। कीप मेकिंग नोट्स, यू नो, मुझे काम के नए आइडियाज मिलते हैं, बिजनेस के नए आइडियाज मिलते हैं, मुझे कहीं पर कोई जगह पे कोई स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क नहीं कर रही, तो मे बी कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू देख के भी मुझे कोई नई स्ट्रैटेजी उसमें से मिल जाती है कि यार ये खाने के उसने जो फोटोज रखे, दिस इज सच अ क्रिएटिव आइडिया एंड प्रोबेबली आई कैन यूज दैट स्ट्रैटेजी इन पर्टिकुलर थिंग, यू नो। तो वो आइडिया जो मैंने लिखे हैं ना, तो अगर मैं सुबह 5 बजे भी अहमदाबाद लैंड किया, आई एम जस्ट वेटिंग, यू नो, कि सुबह 9 बजे 10 बजे और मैं ऑफिस पहुंचूं और जाके उसको एग्जीक्यूट कराऊं। एंड मैं, आप लोग जानते हैं, मैं टीम मीटिंग तुरंत लेता हूँ और टीम को भी पता चल जाता है कि देखो सर आए हैं तो अपने को काम पे लगाएंगे। बट इट्स सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप ऑलरेडी रेस्ट करके आए हैं, फिर वो रेस्ट पोस्ट रेस्ट जो करना है उसमें आप 2 दिन और बिगाड़ रहे हैं। बट दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी एंड विदाउट रीजन का स्ट्रेस लिया हुआ है, इसलिए ये सब हो रहा है। आई रिमेम्बर 1 महीने के यूएस ट्रिप में हम लोग थे, वापस आ रहे हैं, जिस दिन आ रहे हैं उसी दिन से एडवांस्ड माइंड पावर, उस वक्त अवेकनिंग फिर नया नाम था, तो वो उनका था कुछ सालों पहले। एंड आई एम लाइक, मैं अब नई शादी हुई है, तो मैं यूएस उस वक्त मेरी पहली ट्रिप थी, तो जब मैं वापस आई हूँ जेट लैग की वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ रात को, और दिन में जब सेशन चल रहा है तो आंखें मेरी खुल नहीं रही है। एंड ही इज टेकिंग अ सेशन फॉर ओवर हाउ मेनी 14 आवर्स 12 आवर्स, और वहां पर सत्संग हो रहा है, लोग गरबा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वहां पर सेशन में लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, वहां पर क्या क्या टेक्निक्स हो रही है। एंड आई एम लाइक, ये कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि रात को भी नींद नहीं आ रही है, दिन में ये सेशन ले रहे हैं। So how is that, you know, ये ऐसा conviction इतना ज्यादा? जेट लैग वगैरह कुछ होता ही नहीं है। सारी बकवास बातें। एक्चुअली सी, मैं ये मानता हूं कि आप जो कर रहे हैं, इफ यू आर एंजॉयिंग दैट, तो आपको नींद नहीं आने वाली है, यू विल बी सुपर एनर्जेटिक ऑल द टाइम। एंड इन केस, यू नो, अब जो काम कर रहे हैं, इफ यू नॉट एंजॉयिंग दैट, तो वो तो वैसे भी नींद आने वाली है। तो आई एग्री कि टाइम साइकिल चेंज हो जाना ये सब सच है, बट आई एम श्योर कि अगर हम पहले 8-9 बजे सो जाते थे, एक जो रूटीन लाइफ इंसानों की हुआ करती थी, 4-5 बजे उठ जाते थे, उसको अगर हम रात को 2 बजे तक नेटफ्लिक्स की वजह से खींच सकते हैं, तो जेटलैग को एडजस्ट करना एक दिन के अंदर कौन सी बड़ी बात है। Absolutely. और पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी तब मुझे समझ आया कि जब मैं देख रही थी कि वो नेक्स्ट डे से इतने लंबे घंटों के सेशंस ले रहे हैं, सुबह 5 बजे शुरू हो रहा है, रात को 12 बजे खत्म हो रहा है, 4-5 घंटे की नींद लोग ले रहे हैं, और तो भी अगर आप ये कर सकते हो, तब जाके मुझे जब 10 दिन का माउंट आबू में हेल्थ कोच प्रोग्राम लेना था, और थोड़ा सा भी थॉट आ रहा था कि ट्रैकिंग भी करना है, सेशन भी लेना है, कैसे ले, और अभी तो ट्रैवलिंग से वापस आए हैं, आई थिंक वो पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी है कि आप ना चाहकर भी ग्रो करोगे,
क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट ही बदल चुका है कि अगर ये इतना कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। और जो करते हैं ना उसका मजा इतना होता है कि वो करने ही हमें एनर्जी दे देता है। यस एब्सोल्युटली। हमारी थकान बढ़ती नहीं, ऊपर से हम ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं बिकॉज वो काम ही हमारा प्यार है। तो लोग जीने की तैयारी इतनी करते हैं ना कि जीना भूल जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा उल्टा है सर के केस में कि वो इतना जी रहे ना कि उन्हें कोई तैयारी ही नहीं करनी पड़ रही है, ना नींद की ना कोई वर्कशॉप के प्लानिंग की। So उसमें से मैं मेरा EBC का एवरेज, I think we have talked about a lot by the EBC. We are talking about EBC, but I think we have discussed a lot. Yeah, I think we need series part 2, part 3 for that. और मैं अगर मेरा EBC का अगर मेरा लर्निंग मैं शेयर करना चाहूँ, जो आपने कहा वही होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप करूंगा और मैं टॉप पर जाऊंगा। दूसरी बार जाऊंगा तो कभी नहीं सोचा था। So my learning is simple कि जब आप सफल नहीं होना चाहते हैं या आप खुश या आप अमीर नहीं होना चाहते, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना जो खुश होना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा भले ही आप नहीं चाहते हैं लेकिन वो करना चाहते हैं तो आप जरूर कर पाएंगे। That's going to happen for sure. So that has been my learning. और एक बार नहीं 2 बार कर पाएंगे आप। 2 बार कर पाएंगे। So अगर आसपास टॉक्सिक लोग हैं उनको हटाकर या उनसे मेंटली डिटैच होके, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर में ही अगर कोई ऐसे इंसान है तो उनको हटा दे या खुद आप निकल जाओ। वी आर सेइंग मेंटली डिटैच होके ऐसे लोगों के बीच में रहना जो गोल के बारे में, अपने प्रोग्रेस के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं। बट यू नो इफ यू हैव टू शेयर लाइक द हाईलाइट ऑफ EBC, अगर कुछ भी एक पॉइंट याद आ रहा है कि यू नो ये मैं हमेशा अपने पास रखने वाली हूँ, वो क्या होगा? इवन फॉर स्ने एनीथिंग। मैं हमेशा अपने पास रखूंगी लोगों की यूनिटी को, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जो आफ्टर सर ने समझाया उसके बाद की बात कर रही हूँ, कोई ऐसा नहीं था जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आगे बढ़ रहा था। हर कोई था जो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहा था ताकि कोई और अटके नहीं। और जब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि कोई सचमुच फिजिकल चैलेंज की वजह से कोई अटक भी गया था, तो उसके साथ जितने भी 7-8 लोग थे वो रेडी थे गिव अप करने के लिए कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। सो वो जो है ना, अगर लाइफ में भी प्रैक्टिकली भी ये आ जाए कि हम सबको साथ में लेके आगे चलेंगे, तो चाहे वो खुशी बड़ी हो या छोटी हो, उसका मजा बहुत अलग हो जाएगा। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती मेरे लिए कि वो खुशी कोई बहुत बड़ी सफलता है या छोटी सी सफलता है, बट वो जो साथ है लोगों का और वो जो यूनिटी भरा प्यार है, वो मैं हमेशा अपने पास रखूंगी फ्रॉम द EBC। वाह। मेरे लिए जैसे हम जिम में जब एक्सरसाइज करते हैं और इस मसल को ट्रेन करते हैं तो वो मसल टूटता है, स्ट्रेच होता है, बट दूसरे दिन एक नई कैपेसिटी डेवलप हो जाती है और उस वजह से जो आप 7.5 किलो उठाए थे तो नई कैपेसिटी में भी 10 किलो की डेवलप होती है। आज लोगों के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत जल्दी से वो लोग स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में थक जाते हैं, फिजिकल या मेंटल एग्जॉशन आ जाता है। एवरेस्ट बेस कैंप टाइप के एक्सपीरियंसेस के द्वारा ऐसा लगता है वहां से वापस आके कि आपने अपने आप को इतना स्ट्रेच कर लिया, अब फिजिकली मेंटली सारी लिमिट्स आपने पार कर ली है, क्योंकि 9-10 दिन के दौरान मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन के हर दिन नए लिमिट पार होते हैं। मतलब ये लगता है कि इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता, और तब तो आप डे 2 पे है। तो डे 9-10 तक तो लगता है कि कोई लिमिट नाम की चीज मेरी जिंदगी में बची नहीं है, और वहां से वापस आकर के एक ही ख्याल है कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। एब्सोल्युटली। मेरा अगर मैं 2 बात जरूर अपने पास रखने वाली हूँ। पहला कि कितना आप अपने कंफर्ट जोन को हर दिन तोड़ सकते हो। आप पहाड़ चढ़ना बहुत बड़ी बात हो गई, बट इट कुड बी एवरी डे। अगर मुझे राइट हैंड से ब्रश करने की आदत है, क्या मैं डिस्कम्फर्ट लेकर लेफ्ट से ब्रश कर सकती हूँ? क्या मैं हर रोज पहले लेट्स से योगा से मेरा दिन शुरू होता है, व्हाट इफ मैं थोड़ा उसमें कुछ अनकंफर्ट ऐड कर दूं, कुछ ऐसा करूं जो अब तक मैंने नहीं किया है, तो फिलहाल मैं हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो आई थिंक समथिंग लाइक कि जो रूटीन में डिस्कम्फर्ट को हम अपना सके, दैट इज वन। एंड सेकेंड कि हमारे पैर जमीन पे हो बट नजर आसमान पे हो, क्योंकि वही हमने EBC में किया कि बेसिक नेसेसिटीज में हम रहते हैं। ग्रेटिट्यूड है अभी फिलहाल जो हमारे पास है उसके लिए, बट नजर आसमान के ऊपर है, तो ऐसा नहीं है कि सेटिस्फाइड
होके बैठ गए. वी वांट टू ग्रो एवरी सिंगल डे और अपनी जो कैपेसिटी है बस उसको कैसे और ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके, बिकॉज आई थिंक दैट्स द अल्टीमेट पर्पस. ट्रू, लवली. बट अगर लेट्स से कोई सोच रहा है एवरेस्ट बेस कैंप के बारे में, तो क्या वो लोग कर सकते हैं? ऐसा कुछ सवाल होगा कि ऐसे कोई एडवेंचर कर सकते हैं. सो यू नो लेट्स जस्ट शेयर कि हमारे हिसाब से क्या लगता है कि कौन एवरेस्ट बेस कैंप कर सकता है. अगर किसी को सवाल है ना कि क्या मैं एवरेस्ट बेस कैंप कर सकता हूँ, तो उसके जवाब के लिए मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगी. अपने आप से पूछो, अगर तुम इंसान हो तो तुम कर सकते हो. तो कोई भी कर सकता है. अगर आप इंसान हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि वहां पर दूसरे क्रीचर भी थे, डॉग भी थे जो हमारे साथ साथ चल रहे थे. इतने ऑक्सीजन के चैलेंजेस उसको भी हो रहे थे, लेकिन उसकी भी लाइफ का कोई तो पर्पस तो होगा ना. कुछ बर्ड्स भी थे जो वहां पर थे, कीड़े मकोड़े भी थे. तो यार हम तो उनसे एटलीस्ट एक लेवल अप क्रीचर है. तो अपने आप को थोड़ा करो और बस निकल पड़ो. अपने ज्यादा क्या सोचना होता है उसमें. आप इंसान हो तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. क्या बात है. व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली. आई मीन मैं ये बिलीव करता हूँ कि सब कर सकते हैं, तभी जा करके हमने ऑर्गेनाइज किया, वरना उतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने ली ना होती. एंड श्योरली प्रिपरेशन लगता है, मेहनत लगती है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. करने को तो आप कोई भी प्रिपरेशन किए बिना चले जाओगे तो शायद रेंग रेंग के धीरे धीरे कर ही लोगे. बट अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट जो 3 महीने का वर्कआउट प्लान और प्रिपरेशन हम देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, अगर उतना किसी ने भी फॉलो कर दिया, उम्र उसकी 60 साल हो 70 साल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट अडेप्टेशन की बात है, बॉडी और माइंड हर चीज़ को अडेप्ट कर सकता है. अगर आपका वाई क्लियर है और आप प्रिपेयर्ड है तो आप आराम से कर लेंगे. मैं तो मानता हूँ अगर मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है. और वो भी 2 बार किया. सो इवन इफ यू थिंक यू कांट डू इट, या वो आपका माउंटेन्स आपको पसंद नहीं है, बट मैं कहूंगा कि आपको पसंद नहीं है बिकॉज आपने वो शायद एक्सपीरियंस नहीं किया है. सो कोई भी कर सकता है. आई थिंक अगर जो आपने कहा वेरी इंपॉर्टेंट कि करना एक अलग चीज है, लेकिन उसको सही से करना वो बहुत ही अलग चीज है. सो अगर सही से करना है, आप प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं, जिम में एक्टिव हैं, फिट भारत मिशन को फॉलो करते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं. आई थिंक इस बार जो लोग आए थे 54, उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनका नी कुछ रिप्लेसमेंट है या हिप का सर्जरी कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ इंजरी हुई है. किसी को एस्थमा था, किसी को काफी इश्यूज थे, मतलब फिजिकल मेंटल सभी लेवल पर इश्यू थे. और वो सभी ने अचीव कर लिया, सभी ने एवरेस्ट बेस कैंप किया. तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी दर्द या कोई भी पेन, कोई भी सर्जरी, कोई भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट लेकर अगर कोई भी आता है, एनीबडी कैन डू दैट, बिकॉज उसका एक ही सिंपल लॉजिक है कि कोई भी एवरेस्ट बेस कैंप जैसे पहाड़ को शरीर से ही नहीं चढ़ा जा सकता, मन से और आपके विल पावर से चढ़ा जाता है. विल पावर से शुरुआत होती है, बट वो फिर आपका शरीर और माइंडसेट है जो उसे सपोर्ट करेगा आगे कंटिन्यू करने के लिए. सो आई थिंक एनीबडी हु हैज अ, लेट्स से कोई कहे कि मेरे जैसे चैलेंज वाले ने तो आज दिन तक नहीं किया, तो मे बी यू कैन मेक अ हिस्ट्री एंड यू कैन बी द फर्स्ट. राइट. Wow, I mean, what an incredible conversation. I'm sure ये पूरा अगर आपने देखा है ना, बहुत सारे learnings आपको एक साथ मिले होंगे. हर बार जब हम कुछ ऐसा करते हैं जहां एडवेंचर है, अपने लिमिट को क्रॉस करना है, तो आप किसी की बातों को सुनकर भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. एडवेंचर करके तो सीख ही सकते हैं. ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉप लर्निंग था आपका, की लर्निंग कौन सा था. आप ज़रूर अगर ऐसे वीडियोस, ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन को आगे एंजॉय करना चाहते हैं तो फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा. अगर आपको लगा कि आपने जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स पाए हैं इस पॉडकास्ट से, तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा अपने आसपास. इसे आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं. और क्या जानना चाहेंगे, और क्या कॉन्वर्जेशन, ऐसे रैंडम कॉन्वर्जेशन या स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप बातें जानना चाहेंगे, ज़रूर बताइएगा. होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स. इसमें सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर फोकस करें, तो आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरती के साथ जी सकते हैं. नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है.